मैसेज जाएगा, बस कंफर्म करना। तो हो गया ना? स्टार्ट हो गया। ओके ठीक है, चलो। ओके सर, गुड मॉर्निंग अगेन सर, सबको, आपको भी, सभी को गुड मॉर्निंग अगेन। अच्छा, तो आज सर हम लोग एंट्रेंस का जो टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसे मैं इस क्लास में नॉर्मली बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ाता हूँ, बट लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को लीगल रीजनिंग पढ़ाया था, ठीक है। मतलब इसमें मतलब लॉ का एक कुछ पार्ट है जो मैं लास्ट वीक कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के बारे में बात कर रहा था ना, याद है आपको? शालिनी, आप थे क्लास में लास्ट वीक लीगल रीजनिंग एंड कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के बारे में? मेरे को तो याद है कि आप थे। कंपनी सेक्रेटरीज कंपनी लेजिस्लेशन। लॉ। हाँ, कंपनी लॉ नहीं, कंपनी सेक्रेटरीज का जो एरिया है सर, मतलब सीएस को क्या करना पड़ता है, सीएस कब रखना पड़ता है, इसके बारे में डिस्कशन था लास्ट वीक के क्लास में कराया था। अगर आप भूल गए तो मैं आपको शेयर कर लूंगा। हाँ बोलो। यस सर, वो मीटिंग वाला। मीटिंग वाला तो कंपनी लॉ में था, ठीक है। और उसी दिन मॉर्निंग पे, लास्ट नहीं, वीक नो सर, मॉर्निंग हम पे, नहीं। याद नहीं है, अब नो शायद आप किसी कारण से मिस कर गए थे। ठीक है, मैं आपको वो वाला क्लास शेयर कर लूंगा, ठीक है। ओके, नो इशू। ओके सर। अगर बाई चांस आप नहीं थे तो नो इशू। अच्छा देखो, तो फिर आज क्या करेंगे, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार। अच्छा देखो, ये जो एरिया है दैट इज आपका, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बेसिकली लॉ का पेपर है, ठीक है। तो इसको, लॉ को और एक नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते थे लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। मतलब सीएस एंट्रेंस में इसका नाम देके रखा लीगल एप्टीट्यूड। और लॉजिकल रीजनिंग जो तो आप लोगों को पता ही है, मैम के पास आप लोग सीखते हो लॉजिकल रीजनिंग, उसको लेके अभी बात नहीं करेंगे। तो ये लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपको मैं बस एक बार बताता हूँ कि लीगल एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या जानना पड़ेगा। एंट्रेंस लेवल एज वेल एज जब आप लोग एग्जीक्यूटिव लेवल में जाओगे तब भी आपको ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा और डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक आपको लाइव में नहीं कराया, तो इसको लाइव में भी कराऊंगा, ठीक है। और कुछ रिकॉर्डेड भी अभी प्रोवाइड करूंगा, आप घर पे ऐसे पढ़ सकते हो। फिर बाद में लाइव में भी आपको, नॉट जस्ट आपको, सभी को पढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिस्कशन होगा, ठीक है। जनरल लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कंपनी लॉ, जो आप सॉरी कंपनी लॉ नहीं, कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन, जो मैंने लास्ट वीक करवाया था मॉर्निंग की क्लास में, कि कंपनी सेक्रेटरीज का जो लीगल एरिया है, एज ए सीएस क्या क्या करना पड़ता है, क्या लॉ है, उसके बारे में चर्चा था। और कंपनी लॉ जो इवनिंग के होता है, आज भी है सर शाम को, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कंपनी लॉ के अंदर जो डिस्कशन चल रहा है, जैसे मीटिंग का बात कर रहा हूँ अभी, उसके बाद मैं फिर से बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा, तब आपको उसके बारे में भी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपसे जो बात करूंगा ना, वो एक्चुअली ये सारा का सारा टॉपिक का एक केस लॉस का एरिया है। मतलब क्या कहने का मतलब है, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम है सर लीगल रीजनिंग। अगर आप मुझे पूछोगे सर लीगल रीजनिंग है क्या, तो इन सिंपल मैं आपको बता सकता हूँ कि रीजनिंग का मतलब क्या होता है। सर रीजनिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कारण के साथ विथ रीजन उसको एक्सप्लेन करना। क्या आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि अगर आप किसी को कोई भी चीज समझाते हो कोई भी पॉइंट पे, ठीक है, जैसे कोर्ट में केसेस पहुंचते हैं, कोर्ट में कोई ना किसी के अगेंस्ट में केस करते हैं, तो वो केस लड़ा जाता है। देखते हो टीवी वगैरह में, मूवीज वगैरह में देखे हो कि कैसे केस लड़ा जाता है? अरे, यस सर। है ना। तो जब केस लड़ते हैं कोई, तो वो वहां पर जज एक होते हैं, लॉयर्स होते हैं। हाँ, वो लोग क्या करते हैं, जज लॉयर्स, वो लोग क्या कोशिश करते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि भाई मैं सही हूँ, कोई बोलता है नहीं मैं सही हूँ, कोई बोलता है लॉ में ये लिखा है, तो लॉ के बेसिस में ही सबको लड़ना पड़ता है ना सर। लॉ के बेसिस में ही यस सर। सबको लड़ना पड़ता है। तो अब पॉइंट यही है कि ये लॉ किस बेसिस में जज करेगा, ठीक है। जैसे मानो ये लॉयर है, ठीक है। अब लॉयर, अब दिखाई दे रहा है ना आपको लॉयर, ठीक है, ये देखो बेंच ऑफ लॉयर्स, ठीक है। लॉयर के सामने दोनों, सॉरी जज के सामने लॉयर्स अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। ये सब हम लोग टीवी में भी देखते हैं, और ये बड़ा ही फेमस एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मूवीज भी बहुत सारा हुआ है आजकल, तो कितना सारा वेब सीरीज भी निकल गया सर, ठीक है। रिसेंट पास्ट में एक वेब सीरीज देख रहे थे, क्या नाम है उसका, योर ऑनर बोल के। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई जज
लॉयर्स का जो भी अपने क्लाइंट के जो भी प्रॉब्लम है वो कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं, कोई अगेंस्ट में कोई फॉर में, ठीक है, तो सब कोई प्रूफ करना चाहता है कि भाई कौन सही कौन गलत, इस तरह का पॉइंट। अब कोई बोलेगा मैं सही, कोई बोलेगा मैं गलत। मैं गलत तो कोई नहीं बोलेगा, बट कहने का मतलब है कि सही गलत प्रूव करना होता है। तो कहने का मतलब यही है कि ये लीगल रीजनिंग आपके सामने क्या है। लीगल रीजनिंग का मतलब है कि किसी भी केस को रीजन के साथ प्रूव करना, ठीक है। अब वही देखने के लायक है कि वो रीजन क्या है और क्या रीजन निकल सकते हैं। तो आप लोगों को नॉर्मली देखो सर, क्रिमिनल लॉ वगैरह तो आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे एग्जीक्यूटिव लेवल में आप लोगों को थोड़ा बहुत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जूरिस्प्रूडेंस बोल के एक पेपर आएगा, वहां पर आप लोगों को डिटेल्स में जनरल लॉ का और पेपर पढ़ना पड़ेगा। बट ये जो लीगल रीजनिंग है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो अभी मैंने किया नहीं, तो डोंट वरी, जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लोगे या लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ लोगे या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल्स में पढ़ लोगे ना, तो आपको ये लीगल रीजनिंग में सुविधा होगा। तो फिर अभी क्यों करा रहे हो सर? अभी तो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि लीगल रीजनिंग में दो रीजन है आज पढ़ाने का। एक, पहला रीजन तो ये है कि लीगल रीजनिंग के अंदर आप बहुत सारा लॉ का वर्ड्स है, मतलब वोकाबुलरी टाइप। वोकाबुलरी समझते हो ना, जैसे इंग्लिश में हम लोग वर्ड्स, स्टॉक ऑफ वर्ड क्रिएट करते हैं ना, कि जितना लैंग्वेज वोकाबुलरी आपका होगा उतना इंग्लिश में आपको बेनिफिट मिलता है, वैसा ही लॉ में भी आपको ना बहुत सारा वोकाबुलरी बिल्डअप करने का जरूरत पड़ता है। बिकॉज लॉ का ना अपना बहुत सारा लैंग्वेजेस है जो लॉ के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। स्पेशली लैटिन फ्रेजेस ज्यादा है। लैटिन मतलब रोमन लैंग्वेज, ठीक है। क्या क्यों रोमन लैंग्वेज यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ मैं आपको रीजनिंग क्या होता है या केस लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं वो भी एक बार आपको समझाऊंगा। ऐसे जब एक एक चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर भी बात करूंगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट का रीजनिंग देखेंगे, मतलब बहुत सारा केस लॉ के साथ ही पढ़ेंगे। कंपनी लॉ के अंदर जैसे हम लोग अभी ऑलरेडी कंपनी लॉ का मीटिंग वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी हम लोग केस लॉस देख रहे हैं, मतलब डिफरेंट केस में क्या होता है क्यों होता है, ऑलरेडी थोड़ा बहुत देखना चालू कर दिए हैं, ठीक है। तो सिमिलर वे में जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, तो ये तो चलेगा सर, केस लॉज रीजनिंग चैप्टर वाइज भी करूंगा। लेकिन ये एक ओवरऑल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से केस को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां से डिसीजन कैसे लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कौन सही कौन गलत, इससे भी बड़ी बात है कि डिसीजन लेने का क्या क्या तरीका हो सकता है, वो तरीका समझना इज लीगल रीजनिंग। सर ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है लेकिन पूरा पूरा नहीं। ओके सर, ये सही बोल दिया ना? हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है लेकिन यस पूरा सर। पूरा नहीं। अब जो थोड़ा थोड़ा है उसको पूरा करना पड़ेगा। हाँ, तो चलो सर पूरा करते हैं। पूरा करने के लिए हम लोग कहाँ पहुंचेंगे अभी? अभी हम लोग पहुंचेंगे सर, ये सब एज पर आईसीएसआई गाइडलाइंस मैट से अभी बता रहे हैं। आप साथ में जो भी मैट अलग से मैं प्रोवाइड करता हूँ नोट्स वगैरह, वहाँ से भी पढ़ना, और जो मैं यहाँ से पढ़ा देता हूँ इससे भी तो फॉलो करना ही है, और अलग से कुछ नोट्स प्रोवाइड करता हूँ तो उससे भी फॉलो करना है सर, ठीक है। ओके ओके, ये आया लीगल रीजनिंग, ठीक है। तो इस लीगल रीजनिंग के अंदर जाएंगे सर, लीगल रीजनिंग के अंदर जाएंगे और लीगल रीजनिंग क्या है वो भी बताएंगे। बट उसके साथ साथ ना आज एक और भी मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा लीगल टर्मिनोलॉजी एंड मैक्सिम्स के बारे में बात करें। सर ये लीगल टर्मिनोलॉजी या मैक्सिम्स क्या होता है? ये लॉ में बड़ा ही फेमस पॉइंट है सर, और आपको बहुत काम आएगा, नॉट जस्ट इन एंट्रेंस लेवल सर। आप जैसे जैसे अपना कंपनी सेक्रेटरीज का करियर जैसे जैसे आप लोग बिल्ड करते चलोगे ना, ये मैक्सिम्स या लीगल टर्मिनोलॉजी आपको बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत। मतलब मैं आपको इतना बता सकता हूं कि एज ए कंपनी लॉयर ये मैक्सिम्स या लीगल टर्मिनोलॉजी आपको बहुत हेल्प करेगा सर। मैक्सिम का मतलब होता है कि मतलब कोई भी लीगल टर्म्स जिसको किसी पर्टिकुलर यूज, मतलब कोई बेनिफिट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड मैक्सिम्स या लीगल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो। मैं आपको कुछ अभी एग्जांपल्स में बताऊंगा, और आगे आगे जब कोई भी लॉ पढ़ेंगे ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, कंपनी लॉ पढ़ेंगे, या ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको ये सब लैंग्वेज का ना बहुत बड़ा यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ए प्रायोरी, एब इनिशियो, ठीक है। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब ये सर आपके मन में चल रहा होगा ये एब इनिशियो, ये वर्ड तो पहले कभी सुने नहीं है, तो फिर ये कहाँ से टपका भाई? मतलब ना तो इंग्लिश लग रहा है, बट मतलब इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो फिर ये कौन सा लैंग्वेज है, और ये अगर अलग लैंग्वेज है तो हमें क्यों पढ़ना पड़ेगा? ऐसे ढेर सारा सवाल स्टूडेंट्स के मन में चल रहा है।
लेकिन मैं आपको बता दूं ज्यादातर केस में ये जो भी लैंग्वेजेस है ज्यादातर रोमन या लैटिन लैंग्वेज है। एक्चुअली लैटिन को ही मतलब रोम का जो लैंग्वेज है उसको लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं, जानते हो सर? हाँ, रोम का जो लैंग्वेज है उसको लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं, लैटिन या लातीन कुछ भी बोलो आप, लेकिन बोलते हैं ऐसे। बचपन में लैटिन वर्ड पढ़े हो कि नहीं साइंटिफिक नेम में? अरे यस सर, पढ़े थे। पढ़े थे, जैसे वो बायोलॉजी में या फिर लाइफ साइंस वगैरह में पढ़, हाँ होता था ना लैटिन नेम या फिर हाँ। साइंटिफिक नेम। जैसे मुझे कुछ याद है बचपन वाला थोड़ा बहुत, जैसे मानो जैसे ये आजकल ठंडी का मौसम है, सब कोई घर में मटर चिमनी तो खा रहे होंगे, हाँ हम्म। हाँ, उसको उसका उसका यस सर। साइंटिफिक नेम क्या है, याद है? नो सर। टीसाम सैटिवम, मुझे थोड़ा सा याद है सर कुछ कुछ। जैसे ये जवा जवा फूल होता है ना सर, वो हिबिस्कस बोलते हैं उसको, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? उसका है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हाँ, या फिर जैसे टाइगर का, टाइगर टाइगर का बोलते हैं सर पैंथेरा टाइग्रिस। हम्म, या पैंथेरा टाइग्रेस ऐसे बोलते हैं। जैसे सबसे मुझे बेस्ट लगता था बचपन में ये कतला, एक फिश होता है ना सर कातला बोल के, जानते हो आप? कातला मछली। हाँ। हाँ, तो उसका उसका हाँ। सबसे मुझे अच्छा लगता था कतला कतला, ठीक है। और एक होता था सर कतला। रूही बोल के, हाँ कतला कतला, उसका साइंटिफिक नेम वही है, कतला कटला कटला ऐसे बोलते हैं। जैसे एक था साइंटिफिक नेम में, ये क्या नाम है उसका, ये रोही 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 फिश का भी एक था, रोहू भी बोलते हैं हिंदी में, हम लोग बंगाली में बोलते हैं रूई माछ। तो उसका है सर लेबियो या लोबियो रोहिटा। फिर एक सर गाय का है, गाय गाय समझते हो ना, काऊ का है सर बोस इंडिका यस या बोविस इंडिका, ठीक है। फिर पीकॉक है ना अपना, पीकॉक मयूर, उसका है सर पैभो क्रिस्टेसस। तो सर ये मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि ऐसे लाइफ साइंस क्लास थोड़ी है ये, मैं बस आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ। आप लोग भी पढ़े हो, मैं भी बचपन में पढ़ा था, ठीक है, जब बायोलॉजी या लाइफ साइंस पढ़ते थे, तो वहां पर भी ये लैटिन नेम का बड़ा ही मतलब यूज होता था, है ना सर? लैटिन नेम का यूज वहां पर भी बहुत ज्यादा होता था। तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये लैटिन नेम क्यों पढ़ना पड़ता है, या फिर लॉ में भी क्यों इतना ज्यादा लैटिन नेम का यूज है? सर ये जो यूरोप है ना सर, अगर आप देख पा रहे हो तो आप आराम से देख गुड सकते मॉर्निंग हो। सर। गुड मॉर्निंग प्रियाक्षी, কি রে এত লেট কেন? স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি মাত্র দেখেছি, আমার মানে শরীরটা ভালো নেই, গতকালকে আমি জয়েন হুম হুম করিনি হুম ক্লাস। হুম হুম হুম। এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, জ্বর এসেছিল। এখন জ্বর গেছে? জ্বর হ্যাঁ 97 এখন। ওকে, তাহলে এটা কোনো জ্বর নয়, মানে না, বারবার কালকে তো আসছে 103 হয়ে গেছিল। আসছে যাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ। অন্য কিছু নয় তো? চেক টেস্ট ফেস্ট করেছিস? না, টেস্ট করাইনি, আজকে তো ঠিক আছে, কালকেই এসেছিল, তো আজকে যদি বেশি হয় তাহলে টেস্ট করাতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, সাবধানে থাক সাবধানে থাক। হ্যাঁ। अच्छा, तो जैसे कि मैं भी आपको आप लोगों को समझा रहा था, जैसे आज कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ाई करना है और लीगल रीजनिंग के बारे में बात करना है, तो इसीलिए मैं समझा रहा था शालिनी को कि सर लीगल टर्मिनोलॉजीज क्या है, ठीक है, या मैक्सिम्स कैसे पढ़ते हैं। तो जिसमें जैसे अभी बता रहा था कि ए प्रायरी, ऐसे लैंग्वेज में लॉ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ए प्रायरी, प्रायरी का मतलब होता है फ्रॉम एंटीसीडेंट टू दी कॉन्सिक्वेंट, मतलब शुरू से लेके एंड तक क्या हुआ है उसको ए प्रायरी बोलते हैं। प्रायरी मतलब एकदम शुरू से लेके कंसिक्वेंस तक, ठीक है, मतलब उसमें हुआ क्या, क्या कारण हुआ था और उसका फल क्या हुआ, ठीक है, कंसिक्वेंट क्या हुआ। तो इसको लॉ मतलब लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं प्रायरी। एब इनिशियो, ठीक है, एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो इस तरह का बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है लीगल जो लैटिन लैंग्वेज में लॉ के अंदर यूज किया जाता है। तो मैं आपको वही रीजन समझा रहा हूँ कि लॉ जो पढ़ाई कर रहे हो तो इंडिया का लॉ है, और इंडिया का लॉ, इंडिया में जो लॉ हम लोग पढ़ते हैं सर, चाहे वो बिजनेस लॉ हो या फिर जनरल लॉ हो या सिविल लॉ हो क्रिमिनल लॉ हो, बट ये सारा का सारा लॉ, ज्यादातर जो लॉ है इंडिया में, दिस इज बिल्ड बाय ब्रिटिश, ये बेसिकली ब्रिटिश एरा से बना है, और ब्रिटिश जाने के बाद उनसे कुछ कॉपी किया गया, और थ्रू आउट दी वर्ल्ड स्पेशली यूएस ऑस्ट्रेलिया अमेरिका इंग्लैंड, उनका सब लॉ को मिला जुला के कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड किया गया। तो कहने का मतलब है कि भारत में जो अभी करेंटली जो लॉ लिखा गया है, इसमें यूके या यूरोपियन नेशंस का बहुत बड़ा हाथ है। और यूरोप में रोमन एम्पायर जो है ना सर, आप लोग इतिहास में जरूर पढ़े होंगे, टोटल यूरोप में रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा मतलब क्या बोले सर, मतलब आधिपत्य था। आधिपत्य समझते हो, मतलब उनका बहुत ज्यादा सुपरमेसी था, ठीक है, मतलब एक मतलब सबसे ज्यादा टाइम अगर
पूरा यूरोप में कोई राज किया है तो वो रोमन एम्पायर, ठीक है। मतलब उसमें आप अलेक्जेंडर के टाइम से अगर छोड़ दूं, उसके लास्ट अगर 500-600 ईयर्स में भी देखा जाए तो रोमन एम्पायर, मतलब एम्पायर जो है सर, रोमन जो राजा लोग थे वहाँ का, तो वो पूरा यूरोप में अपना मतलब पूरा राज निभाया था। और उसके कारण क्या हुआ था कि ये पूरा अपने आप को इतना फैलाया था कि पूरा यूरोप में ही इनका जो लैंग्वेज है यूज है सर, स्पेशली इन लीगल मैटर्स, ठीक है। जैसे यूरोप में, जैसे इंग्लैंड भी यूरोप में आता है, यूके, तो इनके लीगल मैटर्स में भी रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो जो भी जुडिशियरी सिस्टम है ये कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर से ही लेके बाकी लोगों को अंदर भी इनकलकेट किया गया है। तो यही कुछ रीजन है कि लॉ के अंदर, इंडियन लॉ, क्योंकि इंडिया का लॉ जो है वो यूके के से प्रभावित है, तो इसलिए ये एक रीजन है कि यूके लॉ के, मतलब इंडियन लॉ के अंदर यूके का प्रभावित है, और यूके लॉ जो है वो रोमन या लैटिन लैंग्वेज के थ्रू से बहुत सारा चीज बना हुआ है। तो ये कुछ रीजन है कि लीगल टर्मिनोलॉजीज में लैटिन फ्रेज यूज करने का या फ्रेंच फ्रेज यूज करने का एक सिस्टम देखा गया है। तो एज ए लॉयर भी आप देखना टीवी वगैरह में, जब भी कोई लॉयर्स का आप केस लड़ने के लिए देखोगे ना, तो वो भी ना अपने बात करते हुए लैटिन फ्रेज बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है सर, समझ में आ रहा है मतलब क्यों लैटिन लेम जानना चाहिए इन लीगल एप्टीट्यूड में या लीगल रीजनिंग के अंदर, तो इसका रीजन समझा रहा था मैं आपको। हाँ शालिनी बोल, प्रियाक्षी समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको लिस्ट तो बताऊंगा, Yes, sir. समझाऊंगा, लेकिन उससे Yes, पहले sir. ओके सर, लिस्ट में बहुत सारा है, मैं आपको सारा लिस्ट तो ऐसे रीड नहीं कर पाऊंगा, बट एटलीस्ट कुछ पढ़ूंगा और कुछ आपको घर पे होमवर्क के लिए दूंगा, फिर कुछ में आपको डाउट रहे तो आप मुझे बाद में पूछा करना, ठीक है। तो मैं आपको अभी जो समझाने का कोशिश करूंगा दैट इज लीगल रीजनिंग, ठीक है। तो जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, तो मैं अब एक बार आपको लीगल रीजनिंग बताऊंगा थोड़ा सा, फिर मैं फिर से चला जाऊंगा टर्मिनोलॉजी पे, और फिर से आऊंगा लीगल केस में। तो ऐसे लीगल रीजनिंग है क्या, जो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, जैसे लीगल रीजनिंग क्या है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा ना कि किसी भी लीगल केस को विथ रीजन, लॉजिक के साथ प्रूव करना, सिंपल बात है। लॉजिकली किसी भी मैटर को प्रूव करने का जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग इज द मेथड दैट अ पर्सन यूज्ड टू अप्लाई लॉज टू फैक्ट्स इन ऑर्डर टू आंसर लीगल क्वेश्चन। अगर किसी के ऊपर किसी भी तरह का लीगल प्रश्न उठा जाता है कि भाई आप ऐसे कैसे किए, ऐसा नहीं कर सकते, कानून आपको ये करने से रोकता है, तो अभी कानूनन आपको, मतलब लॉ को यूज करते हुए आपको प्रूव करना है कि आप गलत हो कि आप सही हो, ठीक है। जो भी करना है आपको लॉ के थ्रू से प्रूव करना है। लॉ में अगर हाँ बोला है तो ठीक है, अगर लॉ में ना बोला है तो भी है। तो जो भी लॉ कहेगा आपको लॉ से प्रूव करना होगा कि वो पर्टिकुलर केस मतलब एज पर लॉ हुआ है कि अगेंस्ट द लॉ हुआ है। आपको समझ में आ रहा है ना बात? Yes, sir. गुड लीगल रीजनिंग रिक्वायर्स लॉजिकल आर्गुमेंट। अगर किसी को गुड लीगल रीजनिंग पेश करना है तो उसके लिए उसको लॉजिकल आर्गुमेंट करना आना चाहिए। इसलिए आप देखना, अगर कोई लॉयर बनता है तो उसके अंदर एक स्पेशल कैपेसिटी होता है क्या, कि वो लॉजिकली आर्गुमेंट करने का ताकत रखता है। क्या बोलते हो सर? Debate, sir. यस, लॉजिकल आर्गुमेंट इन द सेंस डिबेट करने का उनके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए। जैसे वो अगेंस्ट में भी बोल सकता है, वो फॉर में भी बोल सकता है, ठीक है। मतलब विद द मोशन या अगेंस्ट द मोशन। कभी लड़े हो डिबेट स्कूल में या कॉलेज में? हाँ, या है सर, लड़े हो? अरे बढ़िया है सर। मैं করেছি। हाँ, डिबेट लड़ना चाहिए। डिबेट में मैं तो बचपन में सोचता था कि क्या झगड़ा करता है, फिर बाद में पता चला भी ये झगड़ा नहीं है, ये एक लॉजिकल है। फिर मैं भी बहुत सारा डिबेट लड़ा सर, ठीक है, बहुत मजा आता था डिबेट लड़ के। अभी भी कभी भी मौका मिलता है तो इवन सीए इंस्टीट्यूट में भी एक डिबेट में मैं बहुत मतलब मेरे को याद है अभी भी कि वो बड़ा ही यादगार पल था। मतलब इतना अच्छा डिबेट लड़ा था, मेरे अगेंस्ट में सब जेवियर्स वाले थे तो बड़ा ही यादगार एक पल है, अब याद आ गया। ऐसे स्कूल लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में परफॉर्मेंस अलग है, बट इंस्टीट्यूट में जब हुआ था ना वो बड़ा यादगार था। अगेंस्ट जेवियर्स में अकेला, मतलब बाकी कोई और टिक नहीं पाया था, मैं बचा था अकेला। तो फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट था उस टाइम पे, वो अन्ना हजारे जी को जानते हो आप लोग? मतलब इंस्टीट्यूट में जो डिबेट हुआ था ये 2012-13 मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे जितना याद आ रहा है। तो ऑन दैट टाइम ये अन्ना हजारे, ये एक्टिविस्ट है सर, नाम सुने हो? सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस बेसिकली। तो इनके बेसिस में देखे होंगे शायद टीवी में, किसान बाबूराव हजारे, ठीक है। तो इन्होंने उस टाइम Yes, पे sir. दिल्ली में रामलीला मैदान में
बहुत बड़ा इनका मतलब फास्टिंग रखा था इन्होंने, वो तो अनशन में बैठ गया था, ठीक है। तो ना खाने का जैसे होता है ना, तो एक बिल पास को लेके, तो इसी के अगेंस्ट में और फॉर में बोलना था। तो इसी के ऊपर तो एक तरफ था सारे के सारे जेवियर्स और एक तरफ थे नॉन जेवियर्स, मतलब जेवियर्स के स्टूडेंट्स लोग और नॉन जेवियर्स के स्टूडेंट लोग। तो अल्टीमेटली जेवियर्स वाले को चुप ही होना पड़ा सर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो लोग हार गए, ये हार जीत का बात नहीं था, मतलब चुप करना है तो ये कुछ था। तो ऐसे एक यादगार पल था सर। तो जो भी हो ठीक है, ये सब तो चलता रहता है। तो लीगल रीजनिंग इज काइंड ऑफ दैट सर, एक्चुअली वही है कि यहाँ पर अच्छा हाँ, नॉर्मल डिबेट में क्या है, आपको लॉ का सहारा लेना पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है नॉर्मल डिबेट में, बट जब आप किसी भी चीज़ को लीगली डिबेट करोगे तो आपको एज पर लॉ चलना पड़ेगा। मतलब अगर कोई चीज़ लॉ में लिखा नहीं है और आप डिबेट लड़ रहे हो और आर्गूमेंट कर रहे हो तो नहीं बनेगा सर। लॉ जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडियन जैसे अलग अलग लॉ है ना, ऐसे तो ओवरऑल सारे के सारे चीज कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका डिटेल्स अभी तक आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ा, जैसे प्रियाक्षी ने पहले पढ़ा, शालिनी बाद में पढ़ेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो उसके बेसिस में आप आर्गू कर सकते हो, नहीं लिखा है तो भी आर्गू कर सकते हो, लेकिन आपका बेस रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि नहीं है उसके बेसिस में आप आर्गू कर सकते हो। लॉ ऑफ टॉर्ट में लिखा है कि नहीं है उसके बेसिस में आप, मतलब ये बेसिकली सिविल रॉन्ग होता है सर, छोटा मोटा गलतियां, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के अंदर लिखा है कि नहीं हुआ है उसके बेसिस में आप जो भी डिबेट है लड़ सकते हो। तो गुड लीगल रीजनिंग रिक्वायर्स लॉजिकल आर्गुमेंट, एंड इन लीगल रीजनिंग legal principles have to be applied to the given factual situations to arrive at the most reasonable conclusion। तो क्या मतलब निकल रहा है सर, जो भी लॉ के अंदर बोला गया है, जो भी लॉ के अंदर बोला गया है, ऐसा नहीं कि लॉ में बोला है तो उसी को एकदम पाई टू पाई फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लॉ भी ना अपने आप को घसते घसते, यूज करते करते, प्रैक्टिस करते करते वो भी अपने आप को बदलते हैं समय के साथ साथ, ठीक है। कभी कभी लॉ भी सोचते कि नहीं ये जो पुराना नियम है ये तो आज के डेट में वैलिड नहीं हो रहा है तो इसे भी बदलना चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे कुछ पुराना बातें याद आ गया, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा ओल्ड स्टोरी हिस्ट्री में है सर। जैसे आपको एक चीज बताता हूँ मैं, जैसे आप लोगों को सर अपने देश में बहुत पुराना लॉ है ऐसे, आप लोग इनके बारे में सुने हो सर, विद्यासागर महाशय के बारे में सुने हो सर? हाँ, बंगाल का बड़ा ही फेमस थे, बट ये कोई बंगालीज के लिए नहीं जाना जाते सर। इनका सबसे बड़ी जो ताकत थे वो इंडियन एडुकेटेड थे, और बंगाल में काम किया इन्होंने, बट ब्रिटिश एरा में इन्होंने बहुत योगदान रखा सर। स्पेशली सोशल रिफॉर्मर भी थे बहुत बड़े, जैसे कि जो विडोज हो जाते थे हमारे पुराने ज़माने में, ऐसे लड़की लोगों का बहुत जल्दी शादी हो जाता था। ऐसे भी आप लोग सुने होंगे शायद किसी से, या देखे भी होंगे, 10 साल 12 साल की लड़की उसका शादी हो रहा है 70 साल की बूढ़ा के साथ, ठीक है। तो वो बूढ़ा तो कुछ ही दिन में टपकने वाला है, तो फिर इस 10-12 साल की जो बच्ची है इसका क्या होगा, शादी तो करवा दिया। हाँ सर, मतलब उस टाइम पे हमारे सोशल स्ट्रक्चर बहुत खराब हो चुका था। तो इन्होंने बाद में, अब उस विडो को क्या करा जाता था सर, उसको ना उसी आग में जलने के लिए बोला जाता था, ठीक है। तो ये एक्चुअली मिसयूज ऑफ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को ना गलत तरीके से समझा था। एक्चुअली क्या था वो पुराने जमाने में, मतलब पुराने जमाने में मतलब क्या है सर, जैसे वो पति मर जाए तो फिर पत्नी का क्या काम, ऐसे मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो शुद्धिकरण का एक पुराना कॉन्सेप्ट था, त्याग का, जो सीता मैया ने किया था, दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन उसका ना गलत सोचा, गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट किया, और लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं। स्पेशली द ब्राह्मण सोसाइटीज जो शिक्षा देने वाले वो समझा नहीं पाए, तो हमारा सोसाइटी में ना एक मतलब कुसंस्कार या सुपरस्टिशियस फैल गया। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाशय ने इनको बात को समझा और इसके ऊपर रिफॉर्म लाने के लिए बहुत कोशिश किया। और फिर हिंदू विडो मैरिज एक्ट, री मैरिज एक्ट दिखाई दे रहा है सर आपको, 1856 में री मैरिज एक्ट को ब्रिटिश, तब ब्रिटिश का ही लॉ चलता था, उन्हीं का कॉलोनी था इंडिया, इसको फर्स्ट टाइम लागू किया। हिंदू विडोज री मैरिज एक्ट, मतलब विडो का फिर से शादी होगा, विधवा जो भी हो जाए, ऐसे इतना कम उम्र में विधवा हो जाएगा तो जिंदगी भर विधवा रहेगा क्या। तो इस तरह का रिफॉर्मेशन लॉ भी करता है, पहले नहीं था बट बाद में रिफॉर्म किया क्या, ठीक है। ऐसे तो एक विडो रीमैरिज का है, एक बाल विवाह को बंद करना, मतलब कम उम्र में शादी नहीं दे सकते। जैसे इस बार रिसेंटली फिर से बात चल रहा है सर, लड़कियों का शादी का उम्र 21 किया जा रहा है, आप लोगों को खबर है सर? यस सर, 21 Yes, করে sir. দিয়েছে। हाँ 21, 21 করে দিয়েছে। ये सर उसके ऊपर बिल पास हो रहा है, अभी पास हो जाएगा, হ্যাঁ স্যার। है ना। शालिनी पता है आपको?
यस सर। है ना? तो इतना दिन 18 था, तो अभी 21 करने का क्यों जरूरत पड़ गया? सर क्या लगता है आप लोगों को? 21 करने का क्यों जरूरत पड़ गया? क्या लॉजिक है इसके पीछे? सर अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, एजुकेटेड होने के लिए। एडुकेटेड होने के लिए, वेरी गुड सर, ठीक है, एडुकेटेड होने के लिए। मतलब क्या है ना, मतलब क्या है ना, गांव साइड में जहाँ पर माँ पापा उतना समझने वाला है नहीं, थोड़ा वो लोग भी अनपढ़ है, उनका मानना है कि बच्ची बड़ी हो गई, इनका शादी दे देते हैं। बच्ची पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, लेकिन कौन देखता है भाई उसका टैलेंट, वो पढ़ना चाहता है, ठीक है, आगे जाके तो घर बसाना ही है सबको, लड़का भी घर बसाते हैं, लड़की भी घर बसाते हैं, घर तो बसाएंगे सर, है ना, कपल्स तो होंगे ही, मियाँ बीवी बनेंगे सभी, कोई कभी ना कभी बनेंगे, बहुत ही कम लोग संन्यास होते हैं ना सर, वो अलग बात। लेकिन कहने का मतलब है आज नहीं तो कल तो मैरिज करना ही है, लड़का को भी लड़की को भी। तो एक लड़की जो होनहार है तो उसको पढ़ने का मौका देना चाहिए। लेकिन अगर लॉ कहता है कि 18, तो फिर वो तो हार्डली क्लास 12 भी पास कर पाएंगे, है ना सर? अगर लॉ के हिसाब से 18 ईयर्स का एज है, तो वो हार्डली क्लास 12 भी पास कर पाएगा। तो इसीलिए इस एज को बढ़ा के 18 से, अभी 12th स्टैंडर्ड्स में कोई वैल्यूशन नहीं है, 12th में बच्चे हैं सब, कुछ नहीं सीख पाते, और बहुत ही मतलब जिस तरह से दुनिया बढ़ गया आगे, उसके हिसाब से क्लास 12 पास क्या है, कुछ नहीं है उसके सामने, कम से कम कॉलेज तो पास होना है। तो कम से कम एक लड़की कॉलेज पास कर पाए, इसके लिए 21 ईयर्स का जो टाइम है वो बढ़िया रहेगा। और यही रीजन के साथ ये बिल पास होने के लिए बीजेपी ने इसको इकट्ठा किया। उसको लेके भी विवाद, मुझे खबर मिला सर, ये देख रहा था, समाजवादी पार्टी है ना अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इनका कुछ एमपीज और एमएलए ने चिल्लाना चालू कर दिया, नई लड़की का जब शादी का उम्र हो जाए उसको शादी दे देना चाहिए, इसमें क्या बिल लाने का क्या है, 18 भी बहुत ज्यादा है, हाँ 15-16 में ही शादी करा देना चाहिए, इस तरह का बात कर रहा है। आई डोंट नो ये लोग कैसे एमपी एमएलए बन गया, बट जो भी हो गलत बात है, बट करना चाहिए सर। आप लोगों को क्या लगता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या बोलते हो? गर्ल्स पावर, हाँ सर? करना चाहिए। एकदम करना चाहिए सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, करना चाहिए। तो एग्जैक्टली सर, जैसे कि आप लोगों ने अभी जो बात किया ना मेरे साथ, ये क्या है, ये एक रीजनेबल कंक्लूजन है। ये जो आपने अभी मेरे साथ बात किया गर्ल्स मैरिज को लेके, और यही गर्ल्स मैरिज को लेके आप सोचो कि जो बात हम लोग आज 2021 में कर रहे हैं, ठीक है, 2021-22 में कर रहे हैं, यही बात ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1820 में, मतलब 1890 1860 70s के दौरान ब्रिटिश के टाइम पे कर रहा था, ठीक है, समाज को समझा रहा था, ठीक है, बहुत सारा चीज में सुधार किया इन्होंने। और एक्चुअली इन्होंने उनका काम को अभी आगे बढ़ाया। आप लोग राम मोहन रॉय को जानते हो? यस सर। है ना, राजा राममोहन रॉय, तो मतलब एक्चुअली विद्यासागर से भी पहले राममोहन रॉय ने ये सोशल रिफॉर्म के ऊपर काम करना चालू किया था, पर उन्होंने भी कुछ काम करके दिखाया था और बाकी कुछ काम तो इन्होंने कंप्लीट किया। ऐसे वेस्ट बंगाल में मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है इनका घर, 100 किलोमीटर्स के आसपास में है। ये उनका गांव में उसका बर्ड पैलेस है, इस तरह से रिस्टोर करके रखा है उनका जो गांव का घर है। जगह का नाम है बीर सिंहा, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है सर। विडो मैरिज के ऊपर काम किया, एडुकेशन के ऊपर काम किया, ठीक है, बहुत सारे इन्होंने मतलब कोशिश किया रिफॉर्म लाने के लिए। तो इसीलिए विद्यासागर, जब भी ये रिफॉर्मेशन का बात आता है ना, तो मुझे विद्यासागर जी याद आ जाते हैं सर। बचपन में पढ़े थे पर याद बहुत आ जाते। इवन विडो मैरिज को एक्टिवेट करने के लिए इन्होंने अपने बेटा के साथ एक विडो का शादी करवाया था। वो अलग बात कि उनका बेटा उनसे गुस्सा हो गया था, बट इन्होंने करके दिखाया था, ताकि सोसाइटी के सामने एक प्रूफ भी करना होगा ना कि विडो को कौन शादी करेगा, इस तरह का सवाल समाज उठा देते हैं। लेकिन उन्होंने अपने ही बेटे के साथ विडो का शादी कराया था। मतलब कोशिश तो किया था ना, क्योंकि एक लड़की का जिंदगी इस तरह से बेकार नहीं हो सकता। 5-7 साल की उम्र में आप शादी करा देते हो, फिर 10-12 साल की उम्र में उसका वो विडो हो जाते हैं, मतलब बहुत ही, मतलब आप समझ रहे हो सर, आज की डेट में सोचने में भी मेरा तो सर रोंगटे खड़ा हो रहा है कि किस तरह से उस समय समाज में कितना इलिटरेट लोग थे। 1860-70 के आसपास, वो भी ब्रिटिश एरा, कॉलोनी था ब्रिटिश का, मतलब हम लोगों को तो सर नॉर्मल आजादी तक नहीं था, उसमें समाज के अंदर इतना सारा प्रॉब्लम, मतलब ये सोशल, मतलब सुपरस्टिशियसनेस, इसके अंदर कोई एक टीचर, कोई एक समाज सुधारक अपने आप को इतना सारा चीजों के अंदर लड़ाई लड़के एक्ट पास करा रहा है अपने सोसाइटी को सुधारने के लिए।
लोगों से लड़ रहे हैं, समाज के जो दलाल लोग हैं उनसे लड़ रहे हैं। दलाल लोग समझते हो ना, जो लोग समाज को अपने पैरों तले रखना चाहता था, ठीक है, अपना मतलब ज्ञान का मिसयूज करना चाहता था, ऐसे लोगों से लड़ के काम करना, नॉट ए जोक सर। आज का भारत तो अलग ही भारत है सर, डेमोक्रेसी है, हम लोग आज आजाद भारत में रहते हैं। तो टोटली डिफरेंट सिचुएशन। सोचता हूँ तो मेरे को सच में चिंता हो जाता है कि कैसे कर लिया उन्होंने, तभी तो भगवान का दर्जा मिल गया इन लोगों को। तो ये होता है लीगल रीजनिंग का पावर, ठीक है। तो लीगल रीजनिंग आपको इस तरह से रीजनेबल कंक्लूजन तक आपको पहुंचना है। तो इसके लिए आपको हर एक लॉ के बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एग्जांपल आपको, वो तो फाउंडेशन लेवल या एंट्रेंस लेवल का बात कर रहा हूँ। यू मस्ट नो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी लॉ बेसिक्स, आपको टॉट का नॉलेज होना चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। द मीनिंग ऑफ ए लीगल रूल एंड हाउ इट शुड बी अप्लाइड, लीगल रूल क्या है और उसको अप्लाई कैसे करना है। और ऑफन सब्जेक्ट टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, कई बार एक ही पॉइंट में 3-4 इंटरप्रिटेशन निकल जाते हैं, पर उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसी को अप्लाई करना है। अब ये सबसे बेस्ट क्या होगा, वो तो सर आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस करता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि यही सही है और वही गलत है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन जो सबसे बेस्ट रहेगा मल्टीपल इंटरप्रिटेशन में, जो सबसे बेस्ट रहेगा उसी को रीजनिंग कहते हैं सर। कौन सही कौन गलत नहीं, रीजनिंग में या डिबेट में कोई सही या गलत नहीं होता, सब अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। बट ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, जिसका कहना या जिसका इंटरप्रिटेशन सबसे बेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन होगा, वो डिसाइड कौन करेगा, ऑब्वियसली जज करेगा। अरे मल्टीपल इंटरप्रिटेशन में एक इंटरप्रिटेशन को ही आगे बढ़ना है, तो वो एक इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो जज डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसमें से कौन सा चीज आगे बढ़ना चाहिए, जिसको लेके एप्लीकेबल करना चाहिए और किसको साइड में रख देना चाहिए। तो व्हेन द मीनिंग ऑफ लीगल रूल इज एम्बिगियस, अच्छा अब सवाल उठता है सर अगर लीगल रूल समझ में ना आए तो, एम्बिगियस मतलब वो धुआं सा है, मतलब क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। ए पर्सन यूज लीगल रीजनिंग to argue for their interpretation that they find most convincing or that is most favorable to him, derive a conclusion from given statements provided in question and no deviation from it is allowed। मतलब ठीक है, तो सवाल के थ्रू से जवाब निकाला जाता है और वहां से इतना इजीली हम लोग हट नहीं सकते। तो बेसिकली दैट इज लीगल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट। तो चलो सर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए। हाँ, लीगल रीजनिंग क्या है समझ में तो आ रहा है, बट इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं सर, ठीक है, अलग अलग लॉ के थ्रू से। जैसे यहाँ पर मैं आपको क्या बोला, ऐसे एंट्रेंस लेवल में आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जा रहा है, या किसी ने किया किसी ने बाद में करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, बेसिक दिया है सर। तो ये सब टॉपिक के ऊपर आप लोगों को लीगल रीजनिंग का सवाल आ सकता है। तो लीगल प्रिंसिपल्स के ऊपर एक बात करते हैं सर। लीगल प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, क्या बोला गया है, ऑल सिटीजन शैल हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ध्यान से सुन रहे हो आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है पहले उनको समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी मेरे ये बात से समझ लो, और बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तब और डिटेल्स में पढ़ना सर। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऑल सिटीजन हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको बोलने का आजादी है, ठीक है, आपको इतना फ्रीडम है कि आप अपने मर्जी से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बोलने का भी आजादी है, एक्सप्रेस करने की भी आजादी है। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का आर्टिकल 19 बताते हैं कि आपको बोलने का और एक्सप्रेस करने का आजादी है सर ऑफ इंडिया, एंड इट इज अ फंडामेंटल राइट। आपको एक्सप्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपको अगर किसी के बारे में कोई खराब सोचते हो, अच्छा सोचते हो, ठीक है, मतलब जो भी प्यार है, मोहब्बत है, गुस्सा है, जो भी है बोल सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला आपको। तभी तो ये पॉलिटिक्स में लोग एक दूसरे को गाली भी दे देता है, ठीक है। लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी करे, बट दैट इज योर फंडामेंटल राइट। इवन आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी बात कर सकते हो, ये भारत की खूबी है सर, ये भारत की खूबी है, चाइना में नहीं होगा। चाइना में ये सब नहीं है। चाइना में तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलोगे तो जेल जाओगे, या फिर आपको मतलब गैस चेंबर में भी डाल दिया जा सकता है। डोंट नो सर, मतलब क्या करेगा चाइना में या नॉर्थ कोरिया में, जानते हो ना नॉर्थ कोरिया, किम जोंग का जगह, वहां पर तो सरकार के अगेंस्ट में किसी का कोई बात करने का पावर कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात मत करना। चाइना में फिर भी थोड़ा बहुत बोल सकता है, लेकिन बोलने से भी उनको बहुत मतलब सहना पड़ता है। इंडिया में सर कंपेरेटिव टू चाइना अच्छा है, मतलब ऐसे इंडिया बोल तो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, आप बोल सकते हो, लेकिन कई बार पॉलिटिकल डर हम लोगों को भी होता है कि नहीं होता पॉलिटिकल डर, क्या रे, पॉलिटिकल पार्टीज लोग डराते कि नहीं डराते, यस सर। है ना। अगर वो डराना नहीं चाहता हम लोग खुद भी डर जाते हैं, अरे सर भाई तेरे नहीं को बोलना है।
वोट ना दिले इटा हवे ओटा हवे। समझ गए ना सर? जैसे अपने बंगाल में तो ऐसे कल्चर है सर, मतलब अभी थोड़ा कम हुआ है पहले से। इससे पहले जो गवर्नमेंट था मुझे याद है, मतलब उन लोगों का इतना दादागिरी चलता था ना, आप पूछ सकते हो अपने घर में कोई सीनियर्स है तो। ठीक है, सीपीएम का गवर्नमेंट जब चलता था, मैं ओपनली बोल रहा हूँ आप लोगों को, मतलब वो लोग तो ऐसे आके बोलता था, अभी का सरकार भी बोलता है सर, ऐसा नहीं ये लोग भी बहुत अच्छा है। बट हाँ, कॉम्पेरेटिवली उतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकता, पहले ऐसा था। मतलब सीपीएम का मिছিল निकलता था ना, तो ऐसे वो लोग ना ऐसे एक नारा लगाता था सिर्फ कम्युनिस्ट का, जिंदाबाद जिंदाबाद करके। तो मैं भी उन लोगों के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद करने का कोशिश करता था। तो मेरे को चुपचाप घर पे लेके आ जाता था, मेरे को क्या पता, मैं बच्चा था, जिंदाबाद जिंदाबाद सुनने में अच्छा लगता था, बोलता था। मतलब सबको ही ना थोड़ा सा ना शांति हो जाता था कि भाई नहीं, पार्टी का मिছিল आ रहा है, घर पे आके वोट के टाइम पे बोल के जाएगा वोटटा जानो पड़े, इट्स लाइक दैट कि वोट गिर जाना चाहिए जहां गिरना है। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट, मतलब एक डर। हाँ, तो ये तो आपका फंडामेंटल राइट्स को छीनता है ना। आप किसको एक्सप्रेस करोगे? आप अभी भी है, आप खुल के नहीं बोल सकते, अभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम। हाँ, अभी हर जगह में नहीं है, कुछ कुछ पॉकेट्स में है, मतलब कुछ एरिया है जहां पर इस तरह का दादागिरी चलता है। तो जो भी हो, आप बात को सुनो। All citizens have the right to freedom of speech and expression under Article 19 of the Constitution of India, and it is a fundamental right. और ये आपका फंडामेंटल राइट है सर, फंडामेंटल राइट, कोई नहीं छीन सकता आपसे। तो यहाँ पर एक फैक्ट है, फैक्ट देखते हैं। मिस्टर सिन्हा, a famous English writer and orator, criticized another novelist, Mr. Rahul, stating that the novel of Mr. Rahul is irrational। जिस मैटर में मिस्टर राहुल ने नोवेल को लिखा, नोवेल समझते हो ना, बंगाली में हम लोग बोलते हैं उपन्यास, ठीक है, या स्टोरी बुक्स, जो भी समझो आप। द नोवेल ऑफ मिस्टर राहुल इज इरैशनल, मतलब इलॉजिकल एंड इनडिसेंट, डिसेंट भी नहीं है। हिज माइंड इज इम्प्योर, उनका माइंड एकदम इम्प्योर है, एंड ही इज लूज कैरेक्टर। ठीक है, कौन बोल रहा है? मिस्टर सिन्हा, फेमस इंग्लिश राइटर एंड ओरेटर, क्रिटिसाइज अनदर नोवेलिस्ट मिस्टर राहुल। सिन्हा राहुल को क्रिटिसाइज कर रहा है, ही इज अ लूज कैरेक्टर एंड ही शुड राइट ए डिसेंट एंड गुड नोवेल। उनको एक डिसेंट और अच्छा नोवेल लिखना चाहिए, ये जो नोवेल लिखा ये एकदम बेकार का नोवेल है। अब सवाल ये उठता है, क्या मिस्टर सिन्हा मिस्टर राहुल के बारे में ऐसा बोल सकता है? आप ही बता दो सर। शालिनी बोल, क्या नो मिस्टर सर। सिन्हा, यस सर, वो शालिनी बोल रहे हैं हाँ बोल यस सकता है। सर शालिनी का बोलते तो मकाम, लगे ना। हाँ बोल प्रियक्षी की बोल ली, सर बोलते तो लगे ना। बोलते लागे ना, ना। मतलब तू बोलते ये चीज ऐसा नहीं बोल सकते मिस्टर है। सिन्हा मिस्टर राहुल के बारे में। है क्यों सर। सर? पार्लियामेंट तो आपको राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो अगर मिस्टर सिन्हा मिस्टर राहुल के अगेंस्ट में क्रिटिसाइज करे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या मिस्टर सिन्हा को इतना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? इतना भी एक्सप्रेशन, फ्रीडम का एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम नहीं है? आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको पावर देता है कि आप फ्रीडम, आपके पास इतना फ्रीडम है कि आप बोल सकते हो। अब यहीं पर तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है सर। ठीक है, कंट्रोवर्सी इन द सेंस, यहीं पर डिसीजन लेना मुश्किल हो जाते हैं। लॉ तो कह दिया अपने हिसाब से, अब लॉ उसके बाद भी डिसीजन लेने का कोशिश करेगा कि इनमें से क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस पर्टिकुलर मैटर में बात चल रहा है। कैन मिस्टर राहुल बी शूड फॉर डिफेमेशन? क्या मिस्टर राहुल केस कर सकता है डिफेमेशन का? डिफेमेशन मतलब मानहानि का मामला कर सकता है कि मेरे सम्मान पे आघात हो रहा है। ही इज लायबल बिकॉज ही हैज जस्ट एक्सप्रेस हिज पर्सनल व्यूज। मतलब क्या क्या डिसीजन हो सकता है? ही इज नॉट लायबल, मतलब कौन? मिस्टर सिन्हा, जो फेमस इंग्लिश राइटर एंड ऑडिटर है, क्रिटिसाइज कर रहा है अनदर नोवेलिस्ट मिस्टर राहुल को, स्टेटिंग दैट नोवेल ऑफ मिस्टर राहुल इज इरैशनल, इनडिसेंट, हिज माइंड इज इम्प्योर, ही इज अ लूज कैरेक्टर, ही शुड राइट डिसेंट एंड गुड नोवेल। ठीक है, तो इस पे पहला बात चल रहा है कि ही इज नॉट लायबल, डिफेमेशन सूट मतलब मानहानि का मामला नहीं कर सकते। ही इज नॉट लायबल बिकॉज ही हैज जस्ट एक्सप्रेस हिज पर्सनल व्यूज। मिस्टर सिन्हा ने बस अपना पर्सनल व्यूज ही तो दिया, इसमें इतना देने में क्या प्रॉब्लम है? ये भी एक डिसीजन हो सकता है। He is liable to be sued for defamation. He is liable to be sued for defamation in his statement was not true or said in malified intention। मतलब इन्होंने गलत मतलब से उनको इस तरह से बात किया। अगर ये चीज प्रूव होता है ना कोर्ट ऑफ लॉ में, मैलाफाइड मतलब गलत, बैड इंटेंशन, मैलाफाइड मतलब बैड इंटेंशन, आपका इंटेंशन गलत है। क्रिटिसाइज करने का इंटेंशन अलग होता है, और किसी का खराब करना या किसी के बारे में खराब मार्केट में स्प्रेड करना, इंटेंशन बहुत जरूरी है सर।
तो अगर आपका इंटेंशन गलत है तो इन दैट केस वो डिफेमेशन केस कर सकता है। ही इज लायबल टू बी शूड फॉर डिफेमेशन, कौन? मिस्टर सिन्हा, इफ हिज स्टेटमेंट वाज नॉट ट्रू। मतलब उन्होंने जैसा कहा अगर ये सही नहीं निकला तो ये कैसे पता चलेगा? बाकी लोग भी नोबेल पढ़ेगा, उसमें क्या खराब लिखा है वो भी देखा जाएगा। एंड और सेड इन मैलाफाइड इंटेंशन, मतलब पूरा का पूरा बैड इंटेंशन में अगर बोला गया है तो इन दैट केस मिस्टर सिन्हा के अगेंस्ट में केस या डिफेमेशन सूट फाइल हो सकता है। ऐसा हो, इस तरह से क्या है ना, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी अनप शनप बोल देगा, है ना। तो ऐसा इतना, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये तो नहीं ना कि आप किसी के बारे में कुछ भी बक दोगे। हाँ सर, किसी ने अच्छा काम किया फिर भी अगर कोई किसी के बारे में उल्टा सीधा बक दिया तो क्या अच्छा बात रहेगा क्या? तब जस्टिस कहां से रहेगा सर? बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये यस सर। मिस्टर सिन्हा ने तो अपने हिसाब से बता दिया। अब ये जरूरी थोड़ी है कि मिस्टर राहुल ने जो लिखा वो सच में खराब लिखा। कॉन्टेक्स्ट भी देखना चाहिए, किस पर्पस में लिखा वो भी देखना चाहिए। हर तरफ से इस मैटर को जस्टिफाई करना चाहिए, उसके बाद ही आप उसके अगेंस्ट में कुछ बता सकते हो। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आप किसी के अगेंस्ट में जब कुछ बोल रहे हो तो उसके कितना आपका इंटेंशन क्या है। अगर गलत इंटेंशन है तो फिर उसमें केस सू हो सकता है, मानहानि या डिफेमेशन केस लगाया जा सकता है। थर्ड डिसीजन बोल रहा है, he cannot be liable because he has fundamental right to freedom of speech and expression वो मतलब वो केस तो नहीं कर सकता बिकॉज उनका राइट है सिन्हा का कि वो अपने फ्रीडम से कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, मतलब तीन तरह का रूल तो ही निकल गया। he cannot be should because both are writer and novelist, दोनों ही राइटर और नोवेलिस्ट है, एंड both can criticize each other, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर ही सकते हैं। जैसे मूवीज वगैरह निकलते हैं ना तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, जो नोबेल राइटर है, जो नोबेलिस्ट है, राइटर्स है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। बट वही देखना है सर कि जब क्रिटिसाइज कर रहा है तो एक होता है ना सर, एक लिमिटेशन होना चाहिए हर चीज का। अगर आप लिमिट क्रॉस करोगे, किसी के पर्सनल लाइफ के अंदर झांक मारोगे तो देखा वो कोर्ट देखेगा, डिसीजन लेगा, जज सोचेगा कि क्या सही है। अब प्रिंसिपल तो है सर, ऑब्वियसली प्रिंसिपल एकदम क्लियर कट बताते हैं, all citizens have the right of freedom of speech and expression under article 19 of the constitution of India and it is a fundamental right। लेकिन फंडामेंटल राइट का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बकोगे, ये भी देखने वाली बात है। या फिर नॉर्मल क्रिटिसाइज, कभी मिस्टर सिन्हा मिस्टर राहुल पे कुछ भी बोलता है तो मिस्टर राहुल भी मिस्टर सिन्हा पे बोलता है, या फिर एनी अदर ऑथर और राइटर भी एक दूसरे के बारे में क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो अगर वो एक लिमिटेशन के अंदर है तो फिर ओके। अगर किसी का मतलब रेस्पेक्ट को लेके बात आ जाए सामने और वो भी विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, तो फिर उसमें केस बन सकता है। तो आई होप आप समझ रहे हो सर कि इसमें कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते हम लोग, ये केस टू केस वैरी करेगा। बात समझ में आ रहा है सर? हेलो यस सर। खाली नहीं समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। यस ठीक है, सर। तो इसको बोलते हैं रीजनिंग। ठीक है, लॉजिक क्या क्या हो सकता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीजनिंग। बाकी एज पर लॉ जैसे सिचुएशन होगा वो तो होगा ही डिसीजन, बट ये अलग अलग सिचुएशन रीजनिंग में क्रिएट हो सकता है। और एक चीज देखते हैं, चलो बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब ऐसे एक दो नहीं सर, 30-35 केसेस है आपके यहाँ पर। लीगल प्रिंसिपल, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन। पूरा भारत में जितने लोग रहते हैं वो अपनी मर्जी से, फंडामेंटल राइट है उनका, तो अपने मर्जी से कोई भी बिजनेस या कोई भी धंधा कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। इलीगल ऑब्वियसली नहीं, कोई भी लीगल प्रोफेशन जो भी मतलब लॉ अलाउ करता है वो कर सकता है, ऑफ हिज चॉइस सब्जेक्ट टू इम्पोजिशन ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑफ बाय द स्टेट। मतलब अगर किसी स्टेट में किसी पर्टिकुलर चीजों का बिजनेस करना रेस्ट्रिक्टेड है तो उसका नहीं कर सकते। ऐसे जैसे एक सिंपल बात करते हैं आपसे, आप लोग जानते हो इसलिए इसका बात मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंडिया में कुछ स्टेट ऐसा है जहां पर सर दारू बैन है, दारू समझते हो ना सर, अल्कोहल, ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन वाला जो अल्कोहल है वो बेचना बैन है सर, स्टेट के हिसाब से बैन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बेचते हैं। जैसे बिहार में अल्कोहल बैन है, पता है आप लोगों को? तो बिहार जो है, बिहार में अल्कोहल बैन है। यस क्या सर। शालिनी सही बोला ना मैंने? यस सर। लेकिन क्या बिहार में अल्कोहल नहीं मिलता? मिलता है सर। मिलता है सर, है ना। तो इसका मतलब कुछ लोग क्या कर रहे हैं,
कुछ लोग क्या कर रहे इलीगल हैं, काम कर रहे हैं। इलीगल काम कर रहे हैं, इन सिंपल एकदम सर। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा सवाल है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड। कोई भी बिजनेस वो कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन वो बना सकता है, लेकिन क्या वो स्टेट के खिलाफ जा सकते हैं? नहीं। अगर स्टेट में रिस्ट्रिक्शन है तो आप नहीं कर सकते। जैसे भारत में हर एक स्टेट में मतलब जैसे भारत में एक ऐसा स्टेट है जहां पर कैसीनो बिजनेस अलाउड है सर। कैसीनो समझते हो? कैसीनो क्या होता है सर? वो जहां पर वो मूवी में देखे होंगे, जुआ वगैरह खेला जाता है ना सर। सर गोवा थे। हाँ, ओनली गोवा में ये अलाउड है सर, वो भी प्रॉपर लाइसेंस गवर्नमेंट का। बाकी स्टेट में कैसीनो बिजनेस नॉर्मली अलाउड नहीं है सर, इन जनरल। तो गोवा में अगर कोई करता है तो मे बी उसमें हो सकता है कि अगर लॉ वाइज कर रहा है तो इट्स ओके, बट बाकी किसी स्टेट में कैसीनो बिजनेस इज एक्चुअली नॉट अलाउड। तो अगर कोई कर रहा है तो हो सकता है वो इलीगली कर रहा है। तो इस तरह का डिफरेंट, कभी दारू का बात आ गया, कभी कैसीनो बिजनेस का बात आ गया, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे हमारे देश में अफीम का खेती नहीं कर सकते आप। अफीम समझते हो? अफीम समझते हो सर? ओपियम। कुछ दिखा भी नहीं रहा है। ये सबसे ज्यादा ओपियम बनता है सर अफगानिस्तान में, बड़ा ब्यूटीफुल देखने में होता है। इंडिया में भी ओपियम बन सकता है, अपने बिहार वगैरह में खेती होता है ओपियम का, जानते हो? बिहार में है, यूपी में भी है ओपियम एग्रीकल्चर। देखा है क्या आप लोगों ने कभी ओपियम का खेती किसी ने रियल लाइफ में? नॉर्मली सर ऐसे नहीं देखोगे। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ये देखो सर, ये जो अफीम होता है ना, ये अफीम में नशा होता है। ये बेसिकली इंडिया में वही बना सकता है जिनके पास मेडिकल लाइसेंस हो। क्या हो? जिनके पास मेडिकल मेडिकल लाइसेंस। लाइसेंस। यस सर, मेडिकल लाइसेंस होने पे आप ओपीएम का खेती आपका हो सकता है विद मेडिकल लाइसेंस। बेसिकली पेन किलर होता है ना सर, पेन किलर का जो इंडस्ट्री है वो ओपीएम पे बना हुआ होता है। ऐसे ओपीएम जैसे और भी चीज़ें, बट ओपीएम का यूज़ बहुत ज़्यादा है इसमें। उसमें पेन किलर में उसका एक पर्टिकुलर मात्रा पे वो दिया जाता है, तभी वो मेडिसिन पे यूज़ हो सकते हैं। बट नॉर्मली ये इसका जो नशा करते हैं ना लोग, तो ये डिसअलाउड है सर। तो नॉर्मली ओपीएम का एग्रीकल्चर हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सुंदर देखने में होता है सर, ये फूल है ओपीएम का, और इसी का कुछ चीजें जो पोस्तो बन जाता है, हम लोग जिसको बोलते हैं पॉपी सीड्स, जानते हो ना, घर में यूज होता है खाना वगैरह में। हम लोग बंगाल में तो बहुत खाते हैं पॉपी सीड्स, या हम लोग बंगाली में बोलते हैं की बोली प्रियाक्षी, पोस्तो। पोस्तो। यस, ठीक है। वो पोस्तो इसी से मिलता है सर, इसी ओपियम से ही मिलता है। बट वो पोस्तो में कोई नशा नहीं होता, ठीक है। वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ओके है। तो नॉर्मली अफगानिस्तान या पाकिस्तान का कुछ एरिया है या फिर ईरान का कुछ एरिया है जहाँ से ये पोस्तो वगैरह हमारे देश में आते हैं। और यहाँ से भी हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज से भी, जहाँ पर वो मेडिकल इंडस्ट्रीज जो करते हैं, वहाँ से भी पोस्तो निकाल के मिलता है सर मार्केट में। इसलिए दाम भी बहुत ज़्यादा होता है। पोस्तो 2000 रुपीज़ kg है सर अभी मार्केट में, दाम बहुत है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि अगर ओपीएम का खेती करना सरकार ने मना करके रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो आप नहीं कर सकते एक्सेप्ट यू हैव एनी मेडिकल लाइसेंस, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो कुछ भी करने का राइट तो आपको आर्टिकल ने दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, बट फिर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। तो हमारे इस केस में एक दूसरा केस है, चलो देखते हैं। इन परस्यूंस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आईसीएसआई आपका इंस्टीट्यूट, prohibit a person from practice the profession of company secretary unless such person passed the company secretaryship course and hold a certificate of practice from the ICSI। मतलब अगर आप इन फ्यूचर में जाके सीएस प्रैक्टिशनर्स बनना चाहते हो, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो, उसका क्या रूल है? आपको तो सबसे पहले सीएस का फाइनल पास करना पड़ेगा, मतलब प्रोफेशनल पास करना पड़ेगा। जैसे अभी आप लोग एंट्रेंस में हो, इसके बाद एग्जीक्यूटिव में जाओगे, फिर आप प्रोफेशनल करोगे, और पास करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी से प्रैक्टिस लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लाइसेंस आपको इंस्टीट्यूट से मेंबरशिप लेके लेना पड़ता है, तभी जाके आप एज ए सीएस प्रैक्टिस कर सकते हो। नॉट लाइक सीएस, जैसे सीएमए भी प्रैक्टिसिंग होता है, सीए भी प्रैक्टिसिंग होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, लेकिन उसके लिए उनको पास करने के बाद मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड से या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी से उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अगर आप वो लाइसेंस नहीं लेते और ऐसे ही चालू हो गए, तो ये तो बात गलत हुआ ना सर।
यहाँ पर कोई है सर मिस्टर मनोज जिन्होंने एग्जीक्यूटिव पास किया सर, एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स चैलेंजेस द बैन एज इट वायलेट्स हिज राइट टू कैरी हिज प्रोफेशन। मतलब उनका मानना है कि मैंने एग्जीक्यूटिव पास किया सीएस का ही, लेकिन आप मुझे प्रोफेशन चलाने दो कंपनी सेक्रेटरी का, ठीक है। तो वो चैलेंज कर रहा है, तो क्या वो चैलेंज कर सकता है? हाँ सर, क्या लगता है आप लोगों को? স্যার না, এটা চালাতে প্রফেশনটা চালাতে গেলে তো ওর ফাইনালিস্ট হতে হবে, ফাইনাল ইয়ার পাস করতে হবে। एज वेल एज इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, दोनों, है ना। तो जब तक ये दोनों नहीं होता उनके पास, तब तक वो कैसे बोल सकता है? मतलब ओनली एग्जीक्यूटिव पास इज नॉट द क्राइटेरिया, ये तो इंस्टीट्यूट के हाथ में है। और इंस्टीट्यूट तो एक पार्लियामेंट एक्ट है, आईसीएसआई क्या है? पार्लियामेंट एक्ट 1980। तो आप इस तरह का अपने हाथ में कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आप क्या बोल रहे हो? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या मानना है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोला है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ फंडामेंटल राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ हिज चॉइस सब्जेक्ट टू इंपोजिशन ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बाय द स्टेट। तो क्योंकि सरकार ने बोला कि भाई आपके पास फंडामेंटल राइट है कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन, तो आप कुछ भी करोगे, लेकिन सर जहां पर रेस्ट्रिक्शन है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो डिसीजन क्या क्या हो सकता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हैज अ सुपीरियर राइट टू बैन, उसके पास सबसे सुपीरियर राइट है, वो बैन कर सकते हैं मनोज को। द बैन इज जस्टिफाइड एज द राइट ऑफ मिस्टर मनोज इज कैरी हिज प्रोफेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, मेरे को ये दोनों पॉइंट ठीक लगता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इंडिया सुपीरियर राइट टू बैन, द बैन इज जस्टिफाइड एज द राइट ऑफ मिस्टर मनोज ऑफ टू कैरी हिज प्रोफेशन इज नॉट एब्सोल्यूट। The ban is not justified and the Institute of Company Secretary of India cannot deprive any person of his right to carry on his profession। मुझे नहीं लगता इस पॉइंट में कोई जोर है सर। नन ऑफ द अबव, नहीं नन ऑफ द अबव तो कुछ हो नहीं सकता सर, कोई भी दो तो है। मतलब पहला दो तो एकदम मुझे सही लगता है कि ICSI has a superior right to ban and the ban is justified as the right of Mr. Manoj to carry his profession is not absolute। थर्ड पॉइंट मुझे जस्टिफाई नहीं रखा सर। The ban is not justified as the Institute of Company Secretaries cannot deprive any person of his right to carry on his profession। Yes, they can say कि आप किसी का प्रोफेशन को मतलब डिप्राइव नहीं कर सकते, बट कुछ रूल्स तो फॉलो करना पड़ेगा ना सर। समझ में आया? बोलो बोलो सर, बोलो। यस ना, इस तरह से होता है लीगल रीजन, ठीक है ना। मतलब दैट मींस यू हैव टू नो, जैसे लास्ट वीक मैंने आईसीएसआई के लॉ के बारे में बताया था, ठीक है। और जैसे प्रियाक्षी ने अगर पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, टॉर्ट पढ़ा, सालिनी को मैं बाद में पढ़ाऊंगा टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत चर्चा होंगे सर, डोंट वरी। अभी धीरे धीरे क्लास भी बढ़ जाएगा तो आपको और भी क्लासेस मिलेंगे सर, तो उसमें और डिस्कस करेंगे लीगल प्रिंसिपल्स। और तीसरा देखते हैं, चलो। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ विल एनफोर्स। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी सिंपल। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट। हाँ प्रियाक्षी, यस, ऑफर है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो इंसान या दो पार्टीज की जरूरत है, दो इंसान या दो पार्टी, ठीक है। मतलब अपोजिट में एक कंपनी, एक इंसान भी हो सकते हैं, दो इंसान भी हो सकता है, एक पार्टनरशिप बिजनेस, एक कंपनी, इसके अंदर भी हो सकता है। बेसिकली टू पार्टीज शुड बी देयर, क्योंकि इंडिविजुअली आप खुद ही खुद के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ सर, खुद ही खुद के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करोगे? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे न्यू ईयर आ रहा है ना, अरे न्यू ईयर आ रहा है, आप लोग रिजोल्यूशन, न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हो ना। न्यू ईयर रिजोल्यूशंस में आप खुद को ऑफर कर रहे हो, ठीक है, कि मैं जो गलती 2021 में किया वो गलती मैं 2022 में नहीं करूंगा, ठीक है। आई विल नॉट रिपीट 2021 रॉन्ग इन 2022, ऐसे ऑफर आप खुद को कर रहे हो। और 2021 का ऑफर है, 2022 में क्या हो गया? फर्स्ट जैन को एक्सेप्ट हो गया। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को क्या बोलते हैं सर? एग्रीमेंट। ठीक है, आप खुद के साथ ऐसे ऑफर, एक्सेप्टेंस या फिर एग्रीमेंट बना सकते हो, बट इसको लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता। কন্ট্রাক্ট হয়ে যাবে তাহলে। नहीं होगा, क्योंकि ये तो যদি লয়ের সাথে হয় তাহলে কন্ট্রাক্ট হয়ে যাবে। हाँ, लेकिन आप खुद के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करोगे? लॉ ऐसे चीजों को लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता।
लॉ कांट एनफोर्स, मतलब जब खुद के साथ हो तो लॉ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जब खुद छोड़ के कोई किसी और के साथ हो तो ऐसी चीज़ों पे लॉ जरूर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, और बदले में आप मुझे कुछ कंसिडरेशन में फीस दोगे, ठीक है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला ठीक है मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगा, बदले में आपने डॉक्टर को फीस प्रोवाइड किया। आपने लॉयर के पास गया, लॉयर ने बोला ठीक है मैं आपका केस लड़ूंगा, बदले में आप लॉयर को कोई फीस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। किसी दुकानदार के पास गए, आपने बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए, तो दुकानदार ने बोला ठीक है मेरा प्रोडक्ट लेके जाइए और बदले में मेरा प्रोडक्ट का प्राइस देके जाइए, ठीक है। तो इसमें क्या चल रहा है, सब कुछ एकदम प्रॉपर चल रहा है। तो किसी भी चीजों को प्रॉपर होने के लिए एक प्रॉपर ऑफर होना चाहिए और एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। डोंट वरी सर, ये जो बात मैं अभी आपसे कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इतना डिटेल्स में आपसे बात करूंगा, या फिर पहले भी किया, तो आपको वहां पर क्लियरली समझ में आया है, या फिर बाद में फिर से जब पढ़ूंगा तब और फिर से समझ में आएगा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का मतलब ही होता है एग्रीमेंट, ठीक है, लेकिन खुद के साथ नहीं सर। और जब इस एग्रीमेंट को आप इन्फोर्सिबल बाय लॉ कर दोगे तो उसको क्या बोलोगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें सिखाते हैं सर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दुनिया में कोई भी बिजनेस करे, किसी भी तरह का डील हो, डील मतलब कॉन्ट्रैक्ट, है ना। चाहे सरकार किसी को बोले भाई मेरे यहाँ पर रास्ता बना के दो, ठीक है, जैसे शालिनी तुम कहाँ रहते हो, बेगूसराय, यस सर। तो तुम्हारे वहां पर जैसे मानो कि सरकार ने कहीं पर ब्रिज बनाया, ठीक है, तो वो ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देता है ना। कहीं पर सरकार ब्रिज यस बनाया, कहीं पर सरकार ने हॉस्पिटल बनाया, तो जिसको भी वो कॉन्ट्रैक्ट देता है तो सरकार उसके साथ पहले ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, फिर एग्रीमेंट होता है, फिर उसको लॉ के थ्रू से एनफोर्सेबल करते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन ऐसे काम करते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट सर। बिना कॉन्ट्रैक्ट का तो दुनिया में कुछ भी नहीं हिलता। कॉन्ट्रैक्ट तो होगा, एकदम कॉन्ट्रैक्ट होगा सर। तो जो भी हो, अभी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जब जाएंगे ना तो उसमें और डिटेल्स, मतलब जो भी बातचीत है करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। फिलहाल देख लेते हैं यहाँ पर रीजनिंग क्या है। A contract is an agreement which the law will enforce. All agreements are contracts if they are made with free consent. ध्यान से सुनिए, हर एक कॉन्ट्रैक्ट को, हर एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ला सकते हैं अगर वो फ्री कॉन्सेंट में हुआ तो, ठीक है। जैसे मानो कि अपना प्रियाक्षी जो है, प्रियाक्षी गुंडागर्दी करते हैं, जैसे गुंडागर्दी, प्रियाक्षी गुस्सा मत करना है सर, मैं No, गुंडागर्दी, sir. ठीक है, प्रियाक्षी गुंडागर्दी करते हैं, मतलब बेसिकली लेडी गुंडा है, ठीक है, ऐसा लाइक जैसे जैसे वो कंगना रनौट का एक मूवी है ना रिवॉल्वर रानी है, जिसमें वो सबको मार दंगा कर देता है, तो ऐसे प्रियाक्षी मानो कि ऐसे मार दंगा करते हैं। तो प्रियाक्षी ने मेरे को बोला कि सर मेरे को आपके पास सीएस एग्जीक्यूटिव पढ़ना है, सीएस एंट्रेंस पढ़ना है, प्रोफेशनल पढ़ना है, सीए करना है, आप मुझे पढ़ा देना, ठीक है। तो मैं बोला नहीं नहीं आपको नहीं पढ़ा सकता। तो उसने बोला सर फीस का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप पढ़ा जरूर दीजिएगा। तो मैं एक्चुअली प्रियाक्षी को पढ़ाना नहीं चाहता। प्रियाक्षी मेरे को बोला कि सर आपको ना उड़ा देंगे, क्योंकि प्रियाक्षी गुंडागर्दी करते हैं। एकदम चुपचाप एकदम बुलेट लेके आ गया और मेरे कान के नीचे भी बुलेट रखा और ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, कि सर आपको पढ़ाना ही पड़ेगा नहीं तो उड़ा देंगे। देखिए सोच लीजिए। अब आप बात समझ रहे हो सर, ठीक है, आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर सकते हो, नो इशू इज विद दैट, बट पॉइंट इज दैट क्या इसमें मेरा फ्री कंसेंट है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप मेरे को डरा के, मेरे को धमका के, जैसे वो एक मूवी आया था मिर्जापुर बोल के, एक वेब सीरीज आया था, बड़ा ही भयंकर टाइप का वेब सीरीज है, अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें ना जैसे वो बात बात में लोगों को कट्टा निकाल के ना उड़ा देते हैं। पूर्वांचल का खेल है, पूर्वांचल समझते हो, अपने उत्तर प्रदेश का एक एरिया है बिहार से सटा हुआ, वहां पर ना लोगों को ऐसे ही बात बात में धमका के काम करवाया जाता है। हाँ शालिनी, आइडिया है कि नहीं तेरे को, बोल। नो सर। नो सर, ये एरिया देखो, मतलब पूर्वांचल का एक अलग ही अभी भी है सर उनका ये रुतबा, मतलब ऐसा नहीं कि चला गया, ये वाला एरिया सर। मतलब ये देखो सर, मिर्जापुर देख रहे हो ना, ये एरिया में अभी भी ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, बट आजकल सुन रहा हूँ कि ये जब से अपना योगी जी आया है ना, सबको ठंडा करके रखा है गुंडागर्दी को। ये मिर्जापुर, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, जो बिहार के साथ सटा हुआ ये एरिया, जौनपुर, ठीक है, ऐसा। मतलब यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ऐसे चलता है, मतलब कान के नीचे कट्टा लगा देगा भाई काम करना होगा, ऐसा ऐसा लाइक, ठीक है। वो मिर्जापुर मूवीज में भी ना थोड़ा सा ऐसे दिखाया वेब सीरीज में, कालीन भैया बोल के कैरेक्टर है, ठीक है, तो उसका बात जो ना मानता उसको उड़ा देता है, ऐसा टाइप का, ठीक है।
मतलब रियल में ऐसे नहीं कि ये सिर्फ यूपी के इस एरिया में होता है, और भी एरिया है हमारे भारत में जहाँ पर इस तरह का छोटा मोटा प्रॉब्लम लगा रहता है, ठीक है। अपने वेस्ट बंगाल में भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी को भी कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए देते हो और कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी के साथ भी, लेकिन अगर उसका फ्री कॉन्सेंट नहीं है, मतलब उसका मन नहीं है, और उसको जबरदस्ती आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में मतलब बेसिकली बाउंड करते हो, बाध्य करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा सर, ठीक है। जैसे इवन शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी, जैसे मानो शादी भी आजकल कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैरिज भी रजिस्टर किया जाता है। अरे जानते कि नहीं जानते, मैरिज रजिस्ट्री होता है कि नहीं होता? यस सर। है ना। यस सर। तो मैरिज रजिस्ट्री में भी अगर मानो कि दूल्हा और दुल्हन या फिर जो भी मियाँ बीवी या हस्बैंड वाइफ, ठीक है, पति पत्नी, जिसके अंदर भी शादी हो रहा है, दोनों का मन होना चाहिए, दोनों का कंसेंट होना चाहिए। अगर एक भी पार्टी, मतलब चाहे वो ब्राइड हो या ग्रूम हो, ठीक है, पति हो या पत्नी हो, जिनके अंदर शादी होने वाला है, ठीक है, मतलब वुड बी पत्नी, वुड बी पति, जो भी है, ठीक है, उनका अगर कंसेंट फ्री नहीं है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अगर वो ये कोर्ट में प्रूव कर दिया कि मेरे को डरा के धमका के शादी में बिठाया गया, अरे वो रिसेंट मूवीज ये आप लोगों ने देखा, अतरंगी रे, अरे ये हाल ही में जो रिलीज हुआ, ये अपना क्या नाम है, सारा अली खान और धनुष का, देखा क्या आप लोगों ने अतरंगी रे? उसका गाना नो जरूर सुन, सर। गाना तो सुने होंगे उसका, यस उसका सर। जो, हाँ गाना सुने होंगे, क्या है, बड़ा गाना का लाइन बड़ा ही गजब है, ठीक है। तो जो भी हो, आप उस मूवी में ऐसे ही हुआ, उसको उठा के लेके गया सर, जबरदस्ती शादी करा है उसको, वो भी उसको क्या बोलते हैं इसको, लफिंग गैस उसके मुंह में डाल दिया, उसे हंसता रहा, सेंसलेस हो गया, और ऐसे हालत में उसको बोरा में बांध के लेके आया और उसको शादी करा दिया। उसका कहानी अलग है, मूवी देखा नहीं तो देखना जरूर, लेकिन जबरदस्ती किया है यहाँ पर, पॉइंट इज दैट। तो आप फ्री कंसेंट बिना कुछ भी करोगे ना, वो वैलिड नहीं होगा, सिंपल बात। लेकिन हाँ, ये बात आपको कोर्ट में प्रूव करना होगा कि आपका फ्री कॉन्सेंट नहीं था। तो ऐसा डिफरेंट बिजनेस कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ विल एनफोर्स, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड विद फ्री कॉन्सेंट बाय पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, मतलब क्या उसका एलिजिबिलिटी है, क्या ये मतलब पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना यज्ञ या जोग्गो, ठीक है, मतलब क्या वो कॉम्पिटेंट है, एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने लायक। जैसे सिंपल बात है, जैसे मानो किसी का एज अगर 18 नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, मेजोरिटी होना पड़ेगा, तो कम से कम 18 साल का होना चाहिए फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन। अच्छा हाँ, लॉफुल कंसिडरेशन मतलब जैसे मानो कि जैसे मैं प्रियाक्षी को बोल रहा था कि प्रियाक्षी गुंडागर्दी करते हैं, और प्रियाक्षी मेरे को आके बोल रहे सर पढ़ा दो, और पैसा नहीं दे सकते, मेरे पास बहुत सारा इलीगल बंदूक वगैरह है, बदले में आपको बंदूक दे दूंगा, आप उसको बेच देना, आपको लाखों मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रियाक्षी मेरे साथ अगर ऐसा डील कर रहा है, तो ये क्या लॉफुल कंसिडरेशन है? क्या हम लोग बंदूक का कंसिडरेशन यूज कर सकते हैं? मैं पढ़ाऊंगा, नो। बदले में फीस लूंगा, ठीक है, लेकिन वो फीस के बदले आप बंदूक वगैरह नहीं दे सकते, या ड्रग्स या हेरोइन का धंधा नहीं कर सकते, है ना सर। वो ब्राउन सुगर, हेरोइन, ड्रग्स, ये सब भी कंसिडरेशन के तौर पे यूज होता है, उसमें भी लाखों करोड़ों का पैसा मिलता है, लेकिन वो लॉफुल नहीं है। तो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, एंड जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके आप बात काम कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। जैसे मेरा पढ़ाना लॉफुल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट लॉफुल ना होने का, जैसे आप जिस पर्टिकुलर मैटर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव है किसी को उड़ा देना, किसी को मार देना, ठीक है, सरकार के अगेंस्ट में कुछ प्रॉब्लम डाल देना, सरकार को एंटी सोशल या एंटी नेशन काम करना, ठीक है, ऐसा कुछ भी जो सोसाइटी के अगेंस्ट में हो, जो ऑब्जेक्ट लॉफुल ना हो, ऐसा कुछ भी काम अगर आप करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड नहीं है, ठीक है। सिचुएशन देखते हैं सर, चलो। मिस्टर राजा, मिस्टर राजा ऑफर टू बाय मिस्टर राम्स कार फॉर ₹5 लाख। सर इसमें कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहा है, राजा ने राम का कार खरीदेगा, मिस्टर राजा मिस्टर राम का कार खरीदेगा, कार का दाम बोला 5 लाख, बट मिस्टर राम रिफ्यूज्ड सब्सिक्वेंटली, मिस्टर राम रिफ्यूज हो गया। राजा ने ऑफर किया टू बाय मिस्टर राम्स कार 5 लाख में, बट राम रिफ्यूज कर दिया कि भाई नहीं लेना है। मिस्टर राजा थ्रेटेड टू किल मिस्टर राम, प्रियाक्षी जैसे मेरे को धमकी दे रहा था, अरे मैं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ाना है, प्रियाक्षी बोल रहा है नहीं नहीं तो उड़ा देंगे। ऐसे ही मिस्टर राजा क्या कर रहा है, राम को थ्रेट कर रहा है, 5 लाख में नहीं देगा तो उड़ा देगा। कोई समझे कि नहीं? हेलो,
समझ में कुछ आया कि नहीं सर? धमकियां समझते हो ना? यस सर, यस सर। बंदूक के नाक के नीचे, ठीक है, आपके सामने बंदूक तलवार छोरा भोगने का एक ऐसे इरादा लेके कोई आता है ना, तो डर के मारे अच्छे अच्छे का हवा टाइट हो जाता है सर, ठीक है। हम आप तो आम इंसान है। तो मिस्टर राजा थ्रेटन टू किल मिस्टर राम एंड मिस्टर राम एग्री टू सेल। ये जो सेल मिस्टर राम ने करने का बात कर दिया, क्या ये अपनी मर्जी से किया कि बंदूक के डर से किया? बंदूक के डर से। समझ गए ना सर? तो मिस्टर राम सब्सिक्वेंटली रिसाइंड इट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑटोमेटिकली ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहेगा? मिस्टर राम रिसाइंड करना चाहेगा, ठीक है। मिस्टर राम एग्रीड टू सेल बट मिस्टर राम सब्सिक्वेंटली रिसाइंड इट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल कर दिया। रिसाइंड करना मतलब कैंसिल या बातिल कर देना, ठीक है, रद्द कर देना, ऐसा। तो मिस्टर राजा शुड टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर राजा क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस कर दिया, ठीक है, कि भाई मिस्टर राम ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्या मिस्टर राजा ऐसा कर सकता है? विल सक्सीड बिकॉज मिस्टर राजा वाज ऑफरिंग लॉफुल कंसिडरेशन फॉर द कार। हाँ, ये बात तो सही है कि मिस्टर राजा ने जो कंसिडरेशन मांगा था 5 लाख का, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रे। 5 लाख ही मांगा था कार के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। अफीम, चरस, गांजा या फिर हेरोइन या फिर ओपियम, ऐसा कुछ नहीं मांगा था, क्या रे? क्लियर है कि नहीं बात? कंसिडरेशन क्या है? बदले। कंसिडरेशन का मतलब क्या था? बदले में, कार के बदले पैसा, मतलब कार के बदले दूसरा कोई चीज नहीं। तो जिस चीज का कंसिडरेशन बना रहे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लॉफुल है। क्या बोलते हो सर? मिस्टर राजा ने राम को जो ऑफर यस किया सर। था, कंसिडरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीगली देखो सर, क्या क्या पॉइंट में प्रॉब्लम दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहा है। अच्छा, उसका केस जो राजा कर रहा है, राजा सूट टू एनफोर्स विल सक्सीड बिकॉज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार इज लॉफुल। हाँ सर, कार खरीदने बेचने में तो कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, इट्स लॉफुल, लॉफुल बिजनेस, ऑब्जेक्ट लॉफुल है ना? गाड़ी का धंधा करना है, लॉफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। विल सक्सीड बिकॉज बोथ पार्टीज हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ये बात भी सही है, बिकॉज बोथ पार्टीज हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। राजा और राम दोनों मेजर है सर, दोनों यहाँ पर कुछ बोला नहीं है ऐसे, लेकिन हम लोग मान ले रहे हैं कि दोनों ही मेजर है, मतलब दोनों ही 18 साल से ऊपर का है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर माइनर तो नहीं बोला ना, तो माइनर नहीं बोला तो फिर मेजर ही होगा। माइनर मतलब 18 के नीचे। तो बोथ दी पार्टीज हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई पागल नहीं है, कोई 18 के नीचे का नहीं है, ठीक है, कोई फॉरेन कंट्री का, मतलब फॉरेन क्या बोलते हैं उसको, ये सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ाऊंगा सर आप लोगों को, कि कोई पागल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई नशाड़ी, नशाड़ी समझते हो ना, पियक्कड़, पियक्कड़ वाले होते हैं ना, नशाड़ी गंजाड़ी जो होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कोई फॉरेन एनिमी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सपोज पाकिस्तान के साथ हमारा एनिमी चल रहा है, अगर युद्ध छिड़ गया, तो पाकिस्तान के किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। चाइना के साथ अगर हमारा एनिमी छिड़ गया, तो आप चाइना के किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट करना पूरा डिस्कशन होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप लॉजिकली इसको रीजन कर पाओगे। विल फेल बिकॉज मिस्टर राम वाज फोर्स्ड टू एग्री टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये बात तो सही है, हाँ सर। पहला 3 मान लिया, चलो भाई सब वैलिड दिख रहा है, बट मिस्टर राम को जो आपने एग्री करवाया राजा जी, आपने तो बंदूक के नाक के नीचे करवाया, तो ये कैसे वैलिड हो सकता है? तो सिर्फ ये डी पॉइंट के लिए पूरा केस क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा सर। ये कॉन्ट्रैक्ट आगे प्रोसीड करेगा कि नहीं करेगा? क्या लगता है? ये राजा जी केस कर सकता है क्या राम के नहीं। अगेंस्ट में? नहीं कर सकता, बिकॉज आप राम पे फोर्स कर रहे हो सर, आप राम पे फोर्स कर रहे हो। फोर्स से, फोर्स में तो दुनिया में कुछ भी नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, राजी हो तो बात बनेगा। यहाँ पर तो राजी हो ही नहीं रहा है, तो फिर काजी किस बात का? अगर दिल राजी है, ठीक है, तो यहाँ पर तो दिल राजी ही नहीं है राम जी का, तो राजा जी कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। बोलो सर, क्लियर है कि नहीं? यस सर। बोलते हैं रीजनिंग, ऐसे समझना है। तो सर आपके मन में चल रहा है सर सारा का सारा लॉ क्लियर कट जानना चाहिए। यस, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, टॉर्ट हो, सारे के सारे, यू मस्ट नो दिस एवरीथिंग प्रॉपरली, सारा लॉ आपको क्लियर कट होना चाहिए। अच्छा, और एक देखते हैं, मजा आ रहा है क्या? क्या रे, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसको पढ़ के मजा आना है।
कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ विल इन्फोर्स। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ विल इन्फोर्स। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे एग्रीमेंट है जिसमें लॉ इन्फोर्स होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज सिंपल एग्रीमेंट बन के रह जाएगा। ठीक है, लॉ इन्फोर्स कैसे होता है? वो स्टैम्प पेपर लाके होता है ना सर। आप लोग कभी घर भाड़ा दिए हो क्या? घर भाड़ा दिया या कहीं पर घर भाड़े पे दिए हो, पीजी पे रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कहीं पर भी कुछ किए हो थोड़ा बहुत भी? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखे हो, स्टैम्प पेपर? ₹10, ₹20, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैम्प पेपर होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बनता यस है। सर, हाँ, देखा कि नहीं यस देखा? यस सर। ये सब कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है सर, यस सर। है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर স্যার ইভেন में একটা বিজনেস ওপেন হওয়ার আগেও তো এটা ইসে হয়, हाँ, बहुत सारे দেখেছিল। बिजनेस ओपनिंग के टाइम पे आप कोई घर को रेंट पे देते हो या घर को रेंट पे लेते हो तब पे, ठीक है, बहुत सारा जगह में, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, आप कोई लैंड परचेज कर रहे हो, कोई बिल्डिंग परचेज कर रहे हो तब भी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में होता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर में। उसको पार्टनरशिप बना रहे हो तब भी, ठीक है, तो पेपर में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। उसका स्टैम्प पेपर होता है, स्टैम्प ड्यूटी सरकार के घर में जमा होता है, फिर उसको नोटरी किया जाता है, लॉयर के थ्रू से, कोर्ट के थ्रू से, एक पब्लिशिंग ये किया जाता है, नोटरी किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होता है जो जिसको एक्चुअली एनफोर्सेबल बाय लॉ करने का काम होता है। तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अगर सिर्फ एग्रीमेंट बना है तो वो एग्रीमेंट बन के रह जाएगा, उसमें लॉ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लॉ आ जाए तो सरकार के पास प्रूफ रहेगा हर एक चीज़ का। तो क्या कहता है सर? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सारा का सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है इफ दे आर मेड विद फ्री कंसेंट बाय द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। सर ये बात तो अभी 2 मिनट पहले बोला आप। यस, मैंने बोला, बट इस केस में थोड़ा अलग बात है। केस देखो थोड़ा। मिस्टर जॉय, ए यंग बॉय ऑफ 27 ईयर्स। जॉय एक यंग बॉय है जिसका एज है 27 साल का। विदाउट एनी कंसिडरेशन एग्रीज टू गिव मिस्टर जूली, मिस जूली, ₹10,000। बदले में कुछ नहीं लेना है, जूली को 10,000 देना है। मिस्टर जॉय फेल्स टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। मिस्टर जॉय ये जो 10,000 अमाउंट है ये फुलफिल करने में फेलियर हो गया। मिस्टर जूली सूज मिस्टर जॉय फॉर द अमाउंट। मिस्टर जूली ने सू कर दिया मिस्टर जॉय के ऊपर कि मेरे को 10,000 देने के नाम पे दिया नहीं। अब सवाल ये उठता है क्या ये कर सकता है? मिस जूली विल सक्सीड एज मिस्टर जॉय मेड द प्रॉमिस ऑफ हिज ओन फ्री विल। वो तो अपनी इच्छा से बोला था। मिस जूली विल फेल एज द एग्रीमेंट इज विदाउट कंसिडरेशन। हाँ, 10,000 के बदले में क्या अब किसी को ऐसे ही 10,000 दे सकते हैं क्या? तब तो गिफ्ट कहलाएगा। तो अगर गिफ्ट है तो फिर उसमें मिस जूली कैसे केस कर पाएगा? अगर बिजनेस डील है तो फिर बदले में कुछ होना चाहिए। क्या बोलते हो सर? अगर 10,000 जॉय जूली को दे रहा है, बिजनेस डील है तो बदले में कुछ होना चाहिए कि नहीं? गिफ्ट है तो बदले में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर गिफ्ट कोई किसी को नहीं देता तो कोई केस करेगा क्या? अरे बोलो, क्या कहता है आप लोगों का सेंस? नो सर, गिफ्ट থাকলে তো শু করতে পারবে না। यस, गिफ्ट में तो गिफ्ट तो उपहार होता है, वो तो अपनी मर्जी से होगा, है ना? जैसे ये मिस जूली विल सक्सीड एज मिस्टर जॉय हैड द प्रॉमिस ऑफ हिज ओन फ्री विल। यस, आई अंडरस्टैंड कि वो अपनी मर्जी से बोला है, बट बदले में कंसिडरेशन तो है नहीं। मिस जूली विल फेल एज द एग्रीमेंट इज विदाउट कंसिडरेशन। अगर बिजनेस डील है तो बदले में कुछ होना चाहिए। 10,000 क्यों दे रहे हैं? इंटरेस्ट के साथ भी दे सकते हैं वापस, ठीक है, बट ऐसा कुछ भी कंसिडरेशन के बारे में नहीं बोला। वो भी बोला विदाउट एनी कंसिडरेशन। और विद, आपको बता दो सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियर कट बताते हैं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इवन मिनिमम अगर बदले में ₹1 वैल्यू का भी कुछ होना है ना, वो भी बदले में होना चाहिए। मतलब 10,000 के बदले अगर कोई बोलेगा भाई मैं आपको ₹1 वैल्यू का कोई प्रोडक्ट देना चाहता हूं तो भी चलेगा। मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज ऑल्सो वैलिड इफ नेसेसरी। इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त नहीं है, बट फिर भी ठीक है, बट बदले में कुछ होना चाहिए। विदाउट एनी कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। विदाउट एनी कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। हाँ, कुछ ऐसे एरिया है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिटेल्स में बात करेंगे कि कब बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिसका एक बड़ा लंबा चर्चा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही बात कर सकूंगा आपसे, ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि इफ यू नो एवरी एक्ट प्रॉपर्ली then you can understand this reasoning very well. Miss Julie will succeed as Mr. Joy has the capacity to make the contract. दोनों का कैपेसिटी है तो दोनों को केस कर सकता है। सर कैपेसिटी आई डोंट थिंक यहाँ पर है ना, हाँ केस कर सकता है, दोनों मेजर है। मिस जूली विल सक्सीडेड एज द मनी इज नॉट बीइंग पेड फॉर एनी इलीगल ऑब्जेक्ट। हाँ, कोई इलीगल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, बट इस केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया जानते हो?
कंसिडरेशन नहीं है। मिस जूली विल फेल एज द एग्रीमेंट इज विदाउट कंसिडरेशन। यस, वो फेल करेगा बिकॉज ये विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, वो फेल कर जाएगा सर। लेकिन कोर्ट में डिसीजन लेने के टाइम पे ये हर चीज देखा जाएगा। क्या मिस जूली सक्सीड हो सकते हैं? यस, बिकॉज मिस्टर जॉय अपनी इच्छा से बोला था। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मिस जूली विल सक्सीड एज मिस्टर जॉय हैज द कैपेसिटी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। ये 27 साल के हैं, अगर 18 के नीचे होते हैं तो मिस जूली कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। 27 साल के हैं, 18 से काफी ज्यादा, 27 साल मेजर हो जाते हैं सर, 18 से ज्यादा होने से ही। 18 साल एक दिन भी मेजर है, बट अगर 17 साल 364 दिन भी है ना तो माइनर है। और अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आपका पैसा अगर नहीं मिलता है तो आप कोई केस नहीं कर सकते, माइनर के अगेंस्ट में कोई केस नहीं बनेगा। हाँ, आप बात को उठा सकते हो, लेकिन उस केस में आपका ही मुश्किल है। माइनर के केस में 17 साल 364 दिन भी हो तो भी नहीं, ठीक है। इसलिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट कोई करता है ना तो एकदम क्लियर कट नॉलेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये इस पॉइंट में सबसे बड़ा जो खेल है दैट इज विदाउट कंसिडरेशन का खेल। बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा और इस केस में 10,000 पाना मुश्किल हो जाएगा मिस जूली के लिए। समझे कि नहीं? ये বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? साक्षी, यस सर। शालिनी, क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। शालिनी, जब तुम बाकी जैसे जैसे तुम्हारा सारा का सारा लॉ क्लियर होता जाएगा ना, उसके बाद ये लीगल रीजनिंग चैप्टर और अच्छा लगेगा। क्यों बोलो तो? बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे लॉ का डिटेल्स यू डोंट नो करेंटली, बट क्योंकि मैं अभी आपको आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि क्योंकि बाकी लॉ पढ़ना क्यों जरूरी है आपको, मतलब डिटेल्स में पढ़ना लॉ क्यों जरूरी है, ठीक है। तो अभी आगे आगे धीरे धीरे क्या होगा, सारा का सारा लॉ धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे सारा लॉ धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, लीगल रीजनिंग आपको क्या लगेगा, सुपर पानी जैसा लगेगा, और क्या मजेदार पॉइंट रहेगा। बिकॉज एज ए लॉयर आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए। क्योंकि जब आप कंपनी का क्या बनोगे, आप लोग सीएस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखोगे, ठीक है। आजकल तो लोग चार्टर्ड कंप्लीट करके भी सीएस कर रहे हैं, ठीक है, सीएस के साथ भी सीए कर रहे हैं। बिकॉज सीएस के साथ सीए करने में क्या सुविधा है, आपको अकाउंट्स फाइनेंस का बड़ा पकड़ आ जाता है। सीए के साथ सीएस करने में क्या सुविधा है, या सीए करने के बाद सीएस करने में आपको लीगल एरिया में भी पावर मिल जाता है, कंपनी में एक्स्ट्रा पद मिल जाता है। हाँ, बट वो अलग बात कि एज ए सीए प्रैक्टिस और एज ए सीएस प्रैक्टिस दोनों एक साथ नहीं कर सकते। या तो आप चार्टर्ड प्रैक्टिस करो या तो आप सीएस प्रैक्टिस करो। लेकिन जॉब में बड़ा फायदा होता है कंपनी में कि भाई इस बंदे को रखो, इसको सारा का सारा चीज में नॉलेज है, ये कंपनी सेक्रेटरीज का भी काम को जानता है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी काम को जानता है। कॉस्ट अकाउंटेंट का जो है तो उनका भी सीएमए के साथ भी सीएस कर रहा है, सीएमए के साथ सीए कर रहा है, बिकॉज उसमें कॉस्ट का एक्सपोजर मिल जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, डिसीजन मेकिंग का। तो आजकल सर पढ़ाई ना बड़ा ही ग्लोबल हो गया, एक साथ 2-3 चीजें लाइक सीएस सीएमए या फिर सीए प्लस सीएस प्लस सीएमए, बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। आगे आगे और समझ में आ जाएगा आप लोग। अच्छा, देयर इज another concept. Constitution of India empowers the President of India to appoint the judge of the High Courts and Supreme Court. Constitution of India ये पावर देता है सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि जज, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को वही अपॉइंट कर सकता है। तो देयर इज ए डेडलॉक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट हुआ फैक्ट में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड मिस्टर आदर्श एज द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया and Mr. Garg appointed as the judge of Delhi High Court by the Prime Ministers of India. ऐसा हुआ वास्तव में। Now point is that इसमें क्या डिसीजन हो सकता है सर, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर गर्ग, मतलब गर्ग का अपॉइंटमेंट किसने किया, मिस्टर गर्ग का अपॉइंटमेंट किसने किया सर, गर्ग का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने किया, बट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर गर्ग इज वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। हाँ सर, क्या लगता है, वैलिड लग रहा है सर? ये तो मिस्टर गर्ग को तो प्राइम मिनिस्टर ने किया, तो ये थोड़ा मुश्किल का बात है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आदर्श इज वैलिड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, ये तो एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मिस्टर आदर्श एज द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया, एकदम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आदर्श एंड मिस्टर गर्ग इज वाइड एब इनिशियो, मतलब दोनों का अपॉइंटमेंट वाइड एब इनिशियो है। एब इनिशियो मतलब शुरू, इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना सर।
इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, वॉइड एब इनिशियो। तो नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता। आदर्श का ठीक है, पर गर्ग का एब इनिशियो है। यस, गर्ग का एब इनिशियो है, आदर्श का तो ठीक है। नन ऑफ द अबव। नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, कुछ तो पॉइंट मैच कर रहा है। जैसे बी पॉइंट तो एकदम क्लियर है, आदर्श का कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम वैलिड दिख रहा है ना, इस तरह का। तो ये हो गया लीगल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट। अब आगे आगे आपके सामने ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, आप घर पे एक बार जरूर गो थ्रू करें। मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ रीजनिंग फिर से लूंगा, डोंट वरी। ऐसे चैप्टर पढ़ाते जाऊंगा और बीच बीच में रीजनिंग लेते जाऊंगा आप लोगों से। समझ में आ रहा है? ऐसा ज़्यादा नहीं है। आप लोग घर में कितना पढ़ोगे? 39 तक है, ठीक है। तो एक एक करके करते जाओ। डिफरेंट लॉ आएगा इसमें, कभी कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कभी टॉर्ट आएगा, कभी कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, कभी कंपनी लॉ आएगा। पढ़ते जाओ, फिर बाद में जब सारा कॉन्ट्रैक्ट मतलब सारा का सारा लॉ जिनको पता है उसको थोड़ा इजी होगा, जिनको नहीं पता वो जैसे जैसे लॉ पढ़ता जाएगा उसको और रीजनिंग में पकड़ आ जाएगा। ठीक है सर? স্যার এটার কোশ্চেনটা কিরকম করে আসবে? इसमें तुम्हारे सामने रीजनिंग में ऐसे दे देगा सर, ठीक है। मतलब স্যার इसका আমি একটা পেয়েছিলাম কি মানে অ্যাব ইনিশিওটা মানে কি, তারপরে মার্ক করে দিছিলাম ফ্রম বিগিনিং। इजी है। मतलब बेसिकली लीगल रीजनिंग में क्वेश्चन जो होता है सर, वो आपको केस लॉज क्वेश्चन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछेगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन रियल लाइफ पे डिसीजन लेने के टाइम पे कौन सा मेन पॉइंट हो सकता है, आपको प्रोबेबल राइट आंसर देना है। ठीक है, जैसे आपको मैंने इतना सारा चीज़ पढ़ाया तो उसमें आपको समझ में आ रहा है ना सर, इसमें कौन सा प्रोबेबल राइट आंसर हो सकता है, सबसे नज़दीकी आंसर कौन सा है? बात समझ में आया कि नहीं आया? कि सबसे नजदीक मतलब सबसे मोस्ट रीजनेबल कंक्लूजन क्या है, तो वही कंक्लूजन आपका राइट आंसर होता है, उसी को रीजनिंग कहते हैं। और इसके अलावा जो आपने जैसे कि ab initio का जैसे आपने बोला, उसको बोलते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी। तो ये टर्मिनोलॉजी भी आपको क्लियर कट होना बहुत जरूरी है। तो जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था उसको मैं फिर से एक बार आपके सामने बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखो सर, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ा लीगल टर्मिनोलॉजी है जो डिक्शनरी की तरह काम करेगा। जैसे जैसे डिफरेंट, जैसे इंग्लिश का डिक्शनरी बचपन में आप लोग पढ़ते थे ना, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यस ठीक है। सर। तो वैसा ही लॉ को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये लॉ का डिक्शनरी है, ये भी आपका लॉ को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला, ये सब डिक्शनरी के जो वर्ड्स है ज़्यादातर लैटिन एंड फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। ज़्यादातर लैटिन वर्ड है सर, मतलब रोमन वर्ड, और फ्रेंच वर्ड भी बीच बीच में दिखेगा। तो ये लीगल टर्म या फिर मैक्सिम्स भी कहते हैं इनको, जो लीगल केसेस में यूज किया जाता है थ्रू लॉयर्स, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस नॉट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम रोमन एम्पायर से ये प्रैक्टिस वेस्टर्न वर्ल्ड्स में, स्पेशली यूरोपियन नेशंस में। एंड अमेरिका भी जो बना है ना, वो भी तो फ्रेंच लोगों ने ही बनाया अमेरिका को। अमेरिका का जो लोकल लोग है उन्होंने तो अमेरिका को नहीं बनाया, ज़्यादातर यूरोप का लोग ही अमेरिका को जाके बनाया, स्पेशली फ्रेंच लोगों ने। तो अमेरिकन लॉ में भी ये रोमन यूज करने का इन्फ्लुएंस देखा गया है बहुत ज़्यादा। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़्यादातर डिफरेंट अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सबका लॉ को मिला जुला के ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो दैट इज़ वाई हमारे लॉ में भी आपको सिमिलर चीज़ें देखने को मिलता है, ठीक है। कि जो मॉडर्न लॉ अम्बेडकर जी ने बनाया और उसके बाद उसमें जो भी अमेंडमेंट आया उसी को फॉलो करते हुए बनाया गया। तो कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी आपको फटाफट मैं कुछ बताता हूँ और कुछ घर पे आपको होमवर्क देता हूँ, आप जरूर घर में बाकी पढ़े। अगर कुछ भी डाउट रहे मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे डिस्कशन कर लूंगा। जैसे कि एक पॉइंट है सर, ए प्रायरी फ्रॉम द एंटीसीडेंट टू द कंसिक्वेंट, ठीक है। शुरू से लेके मतलब एकदम जब भी कोई भी पर्टिकुलर केसेस चालू होता है वहां से लेके कंसिक्वेंट तक पूरा देखना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रायरी। जैसे कि अभी ab initio के बारे में बताया आपको, ab initio का मतलब क्या हो गया? फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है सर, एब्सोल्यूट सेंटिनिटा एक्सपोजिटोर नॉन इंडिजेंट। सर शायद याद रखने में थोड़ा मुश्किल हो जाए, बट थोड़ा दिमाग में रखिए हल्का फुल्का। एब्सोल्यूट सेंटिनिटा ऐसे आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे डायरेक्टली पूछेगा ना तो आपको बस उसका मतलब चाहिए। तो इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट सेंटिनिटा एक्सपोजिटोर नॉन इंडिजेंट, इसका मतलब होता है प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। मतलब जो वर्ड सिंपल कहा जाता है उसके लिए एक्सप्लेनेशन का क्या जरूरत है। तो लैटिन में उसको ऐसे बोलते हैं एब्सोल्यूट सेंटिनिटा एक्सपोजिटोर नॉन इंडिजेंट, दैट मींस प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। एक्टिव मिक्स्टा, इसका मतलब है मिक्स्ड एक्शन, ठीक है। सर एक्टिव पर्सनलिस मॉरिटर कम पर्सना, ठीक है। एक्टिव पर्सनलिस मॉरिटर कम
persona, इसका मतलब होता है ये पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। अगर किसी का किसी चीज पे व्यक्तिगत कोई अधिकार होता है, जैसे ही वो इंसान मर जाते हैं उनके साथ साथ उनका वो व्यक्तिगत अधिकार भी मर जाता है। समझ में आ रहा है सर? हेलो यस सर। शालिनी, आपको? यस सर। ठीक है, तो इस तरह का टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा सर। तो क्या बोला सर? एक्टिव पर्सनलीज मॉरिटर कम पर्सना। ठीक है, मॉरिटर मतलब वो मृत व्यक्ति। ठीक है, मतलब ए पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। ठीक है, मतलब जैसे ही आपका किसी चीज पे व्यक्तिगत अधिकार होता है, पर्सनल राइट होता है, आप मतलब मर जाने के बाद उस राइट भी खत्म हो जाता है। एक्शनेबल पर से, द वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। जो भी हुआ है, एक्शनेबल पर से का मतलब क्या हो गया? बड़ा ही पॉपुलर पॉइंट है सर, एक्शनेबल पर से। द वेरी एक्ट इज पनिशेबल, जो भी उसने किया, जो भी वो काम किया वो पनिशेबल है, मतलब उसमें सजा जरूर होगा उनको, एंड उसके लिए नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। डैमेज के प्रूवमेंट का कोई जरूरत नहीं है, पनिशेबल है तो पनिशेबल। एक्टस क्यूरे नेमिनेम ग्रेविट। ओके, एक्टस क्यूरे नेमिनेम ग्रेविट। एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन। कोर्ट के डिसीजंस में ऐसा नहीं होता। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी को थोड़ा बहुत कम दिखना, किसी को थोड़ा खराब नजर से देखना। ठीक है, प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी को भी किसी कारण से नापसंद करना। ठीक है, किसी भी रीजन से। बट कोर्ट का डिसीजन किसी को नापसंद के कारण नहीं होता, कोर्ट सभी के लिए इक्वल काम करते हैं। द एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन। ठीक है, वो भेदभाव नहीं करता है, सिंपल बात। एक्टस नॉन फेसिट रिम्यूनिसी मेंस सीट री। एन एक्ट डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी। ध्यान से नहीं, ये भी बड़ा पॉपुलर पॉइंट है सर। आप लोग जब नेक्स्ट इसमें आओगे ना, एग्जीक्यूटिव लेवल में या प्रोफेशनल में, वहां पर जो जनरल लॉ का पेपर वगैरह होता है उसमें ये सब बड़ा ज्यादा यूज मिलेगा आपको। तो इसलिए अभी से अगर थोड़ा बहुत एंट्रेंस में भी पूछ लेते हैं ये सब पॉइंट्स क्वेश्चंस के अंदर, और एग्जीक्यूटिव लेवल में आपको बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर ये सब लिखना पड़ेगा। तो एक्टस नॉन फेसिट रेम्यूनिसी मेंस सीटरी, एन एक्ट डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी। कोई भी काम किसी को गलत नहीं करता, मतलब कोई भी गलत काम किसी को गलत नहीं करता, अनलेस देयर बी गिल्टी इंटेंशन। अगर आपका मतलब आपका मनस्थिति अगर किसी को गलत करने का है तो उसी को गलती कहते हैं। ये लॉ बहुत डिटेल्स में बोलते हैं सर। ये एन एक्ट डज नॉट मेक मैन गिल्टी। कोई गलत हो सकता है कि आपने जो किया वो गलत है, आप बात को समझो सर। हो सकता है किसी ने कुछ गलत काम किया, काम गलत है, बट देखना ये पड़ेगा कोर्ट के थ्रू से कि क्या वो काम जो गलत काम हुआ है, क्या उसमें उसका मानसिक स्थिति, मतलब उसका जो मेंटल कंडीशन गलत था क्या? मतलब किसी को गोली मारना क्या आपका इंटेंशन था? किसी के साथ कोई बदतमीजी करना आपका इंटेंशन था, या फिर बाय मिस्टेक हुआ है? दैट इज बिग थिंग। जब तक आपका गिल्टी इंटेंशन प्रूव नहीं हो जाता तब तक कोर्ट आपको गिल्टी नहीं मानेगी। बात समझ में आ रहा है सर? कई कबार हम लोग देखते हैं हमारे सोसाइटी में कुछ लोग सर, मतलब इमोशनल फूल होते हैं, उनको समझ नहीं आता ज्यादातर कि वो किसी का गलत कर दिया अनजाने में। ऐसा होता है ना, अनजाने में हम लोग कई बार किसी का गलत हो जाते हैं, गलतियां हो जाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को सजा मिलना चाहिए? हाँ, थोड़ा बहुत सजा तो सभी के लिए है, बट अगर आप गिल्टी इंटेंशन नहीं है ना आपका, तो वो देखना कोर्ट का बहुत बड़ा काम है। समझ में आ रहा है सर? एक्टस नॉन फेसिट रेम्यूनिसी मेन सीट री। एन एक्ट डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी अनलेस देयर इज ए गिल्टी इंटेंशन। बोलो सर, बोलो। समझ में आया तो बोलो, ना भी आया तो भी बोलो। साक्षी, यस सर। शालिनी, बोलो सर, समझ में आ रहा है? यस। यस सर। यस सर। Actus reus, wrongful act. Actus reus means wrongful act. Ad hoc, बड़ा ही पॉपुलर पॉइंट है सर, ad hoc for the particular end or case at hand. Okay. Ad idem, ये भी बड़ा पॉपुलर है। Ad idem मतलब at the same point, मतलब जब किसी पर्टिकुलर सेम पॉइंट में दोनों राजी हो गया। ठीक है, ad idem मतलब जैसे मानो किसी दोस्त के बीच में बात चल रहा है तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, अरे भाई हम भी तो वही बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, हम ये तो ओटाई बोलছি, ऐसे बंगाली में हम लोग बोलते हैं, हमें तो ओटाई बोलते हैं, सेम पॉइंट। एड वैलोरम, एड वैलोरम मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जिसके उसके वैल्यू के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। एलिउंड, एलिउंडे, ठीक है, एलिउंड
फ्रॉम अनदर सोर्स, एली अंडे बोलते हैं, सॉरी एली अंडे, फ्रॉम अनदर सोर्स। लैटिन है, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ क्योंकि ये सब हमारा लैंग्वेज नहीं है, बट फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। एमिकस क्यूरी, a friend of court member of the bar who is appointed to assist the court. Animus possidendi, animus possidendi, intention to possess, मतलब आपको किसी चीज का अगर आप possess मतलब क्या, अधिकार में लेना, तो अगर आपका इंटेंशन possession में लेना है तो उसको बोलते हैं एनिमस पोजिडेंडी। मतलब देखो इंग्लिश के साथ भी मैच कर गया, ठीक है। पोजिशन पोजिडेंडी को बोल रहे हैं possess, और इंटेंशन मतलब क्या हो गया, एनिमस। ऑडी alterum partem, ऑडी alterum partem, here the other side, here the other side, मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ पर मतलब दूसरा साइड ऐसा है कि ऐसा, तो here the other side, ऑडी alterum partem। सर ये वर्ड तो आप लोग बहुत सुने होंगे, बेनामी, ये बहुत पॉपुलर पॉइंट है, आप लोगों को लगता होगा हिंदी है। बेनामी बंगाली में भी हम लोग यूज करते हैं, बेनामी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, हाँ, बेनामी प्रॉपर्टी है, ऐसे सुने होंगे बड़े घर के बड़ों से, बेनामी वर्ड्स। अरे बोलो। यस सर। है ना, इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ड। मेरे को तो ऐसे ही फील होता था बचपन में कि बेनामी का मतलब होता है बंगाली वर्ड होगा जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन नहीं सर, इसका मतलब होता है नेमलेस। हाँ, जिसका कोई नाम नहीं है, मतलब कोई नेमलेस प्रॉपर्टी, कोई नेमलेस अकाउंट, दैट इज कॉल्ड बेनामी, ठीक है। ये भी लैटिन यूज होता है नॉर्मली। अब देखा जाएगा बेनामी कहाँ से आया, बट ये बेनामी वर्ड लॉ में यूज किया जाता है, ठीक है। आप चाहो तो लैंग्वेज का अलग से रिसर्च कर सकते हो, बट मैक्सिमम यहाँ पर जो भी लैंग्वेजेस है ज्यादातर लैटिन है, कुछ फ्रेंच है, कुछ ईरानियन वर्ड भी हो सकता है, जैसे मुझे लगा बेनामी वर्ड इज नॉट एग्जैक्टली लैटिन, मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। देखेंगे क्या बेनामी कहाँ का लैंग्वेज है। बेनामी, देखते गूगल कुछ बता देगी नहीं। उर्दू है सर, इट्स अ उर्दू वर्ड दैट मींस विदाउट नेम और नो नेम। The word is used to define transaction which the real beneficiary is not one in the above when property is purchased. उर्दू है बेनामी, बेनामी ट्रांजैक्शन, ये लॉ में यूज होता है सर। बोनाफाइड, ये लैटिन है, गुड फेथ, जेन्युइन, मतलब अगर आप कोई भी काम सही विश्वास के साथ, जेन्युइननेस के साथ करते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी लॉ रिलेटेड इश्यूज, जो भी गुड फेथ में आपका इंटेंशन गुड है, तो ऐसे इंटेंशन जब गुड होता है उसको बोलते हैं बोनाफाइड। एक पॉइंट आता है सर केविट, जैसे केविट का मतलब होता है एवर करना, क्या करना, एवर करना। ए कॉशन रजिस्टर्ड विद द पब्लिक कोर्ट, कॉशन मतलब क्या, पहले बता दो भाई, सावधान कर दो। ए कॉशन रजिस्टर्ड विद द पब्लिक कोर्ट टू इंडिकेट टू द ऑफिशियल्स that they are not to act in the matter mentioned in the caveat without first giving notice to the caveator, ठीक है। तो जिनके बारे में केस है उनको क्लियर कट पहले बता देना चाहिए कि भाई क्या है, किस लिए है, तो दैट इज कॉल्ड केविट। एक पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोल के एक एक्ट आता है, आप लोगों को सीएस में नहीं पढ़ाया जाता, बट जब आप लोग एग्जीक्यूटिव में आओगे तो आपको कॉमर्शियल लॉ के अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाया जाएगा। पहले सीएस फाउंडेशन में पहले भी पढ़ाया जाता था। केविट एम्प्टर, इसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, बायर को बता दो कि भाई क्या है डील्स, बिना बता के चीजें बेचो मत, जो भी है बता दो। इसीलिए प्रोडक्ट में डिटेल्स लिखा रहता है ना, कि भाई किस क्या चीज है, क्या दाम है, किससे बना है, एवरीथिंग। लेट द बायर बीवेयर। केविट एक्टर, लेट द डूअर बी अवेयर, जो कर रहा है उसको भी बता दो क्या करना है, किस लिए करना है। केविट वेंडिटर, लेट द सेलर बी अवेयर, बायर को बी अवेयर को बोलते हैं केविट एम्प्टर, बड़ा ही पॉपुलर है इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सिमिलरली लेट द वेंडिटर, वेंडिटर मतलब वेंडर से आया, वेंडर मतलब होता है ना सेलर, तो वहीं से आया सर, केविट वेंडिटर। लेट द सेलर बी अवेयर, सेलर को भी पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये पॉइंट सर बड़ा फेमस है, राइट है, राइट, राइट मतलब सर ऑफिशियल कोर्ट डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर केस में क्लाइंट को मिलता है, जो भी केस करता है कोर्ट में, उनको उसके बदले क्या चाहिए, राइट चाहिए। मतलब राइट मतलब आपको उसके जो भी उसका मतलब पिटिशन जो भी आएगा, जो भी उस पर सुनवाया जाएगा, आपको बेसिकली जस्टिस चाहिए, तो राइट होता है, उसको बोलते हैं सर्टियोररी, ठीक है, सर्टियोररी, ठीक है, सर्टियोररी, ठीक है। एक राइट का पूरा 5 राइट है, मैं आपको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ाऊंगा, जिन्होंने पढ़ा ठीक है, ठीक है।
राइट ऑफ अंडर कंस्टिट्यूशन, इसका एक बड़ा फेमस लाइन है सर, राइट। इसमें 5 राइट है सर, ये देखो, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, क्वो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। आई विल डिस्कस इन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर कि क्या होता है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, क्वो वारंटो, प्रोहिबिशन, उसमें बात करेंगे, बट यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सर्टियोररी मीन्स a right by which records of proceedings are removed from inferior courts to high court। मतलब क्या होता है, कई बार जो छोटा मोटा कोर्ट होता है ना सर, उनका जो जुरिस्डिक्शन से ना बाहर चले जाते हैं कि भाई किसी किसी चीजों में वो फैसला नहीं ले सकता। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि कौन से कोर्ट क्या फैसला ले सकता है, क्या नहीं ले सकता। तो अगर छोटा कोर्ट से उसका फैसला जो भी है वो उसके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जा रहा है, तो उसको वहां से हटाया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्वास डिसीजन दैट गोज बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। तो स्मॉल कोर्ट्स, इंफीरियर कोर्ट्स अपना डिसीजन को हायर लेवल में ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं सर्टियोररी। मतलब अगर स्मॉल कोर्ट में या इंफीरियर कोर्ट में किसी को अपना जो भी उनको जस्टिस चाहिए नहीं मिल रहा है, तो हाई कोर्ट जा सकता है ना। तो ऐसे इसी कंडीशंस को राइट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्टियोररी। ओके, ऐसे होता है सेस्टुई क्वी ट्रस्ट, द पर्सन हु हैज द इक्विटेबल राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। मतलब इक्विटेबल राइट का मतलब क्या होता है? इक्विटेबल का मतलब होता है जिसका मतलब एज पर दी हक, मतलब कितना, मतलब एक समानता होना चाहिए, ठीक है, एक समानता होना चाहिए अपने अधिकार में। द पर्सन हु हैज द इक्विटेबल राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, ही इज नोन एज बेनिफिशियरीज। जैसे आपके घर का जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका एक इक्विटेबल राइट है, ठीक है। अब सपोज आप लोग 4 भाई बहन हो, ठीक है, या और भी लोग हैं उसमें, तो उस प्रॉपर्टी में आपका भी एक इक्विटेबल राइट है, ठीक है, कि एक समानता बोलते हैं उसको, ठीक है, इक्विटेबल, जिसके बेसिस में आपको भी एक पर्याप्त राइट मिलता है कि भाई इस घर में इसका भी हक है। एक होता है सर कंसेंसस एडिडम। कंसेंसस एडिडम का मतलब क्या होता है? कॉमन कंसेंट नेसेसरी फॉर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी दोनों इंसान को या दो पार्टी को अगर मैच करना है, तो दोनों को किसी मैटर पे सेम पॉइंट में आना है, कॉमन कॉन्सेंट, दोनों का ओपिनियन सेम होना चाहिए। जब कंसेंसस एडिडम नहीं होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता सर। अगर कॉन्ट्रैक्ट को बाइंडिंग करना है तो दोनों को सेम सेंस में सेम चीजों को समझना है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि राइट हैंड, आप सोच रहे हो कि लेफ्ट हैंड, आप बात समझ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ काला घोड़ा, आप सोच रहे हो सादा घोड़ा। मैं बोल रहा हूँ ब्लैक कार, आप सोच रहे हो रेड कार। दोनों को कॉमन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको रेड कार बेचूंगा, तो आपको भी यही सोचना पड़ेगा कि आप भी रेड कार ही सेल खरीदोगे। अगर मैं बोल रहा हूँ रेड और आप सोच रहे हो ब्लैक, तो ये क्या हो रहा है ना, कंसेंसस एडिडम नहीं हो रहा है। आपको बात समझ में आया? कंसेंसस एडिडम का कॉन्सेप्ट। हेलो प्रियाक्षी, यस शालिनी, सर। बोलो सर। कंसेंसस एडिडम समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस ठीक सर। है, तो इस तरह का आपको थोड़ा सा मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। एक आते से कॉन्टेम्पोरानिया एक्सपोजिटो एस्टे ऑप्टिमा एर फोर्टिसिमा लेगे। ठीक है सर, ये क्या हो गया? कॉन्टेम्पोरानस मतलब होता है, मतलब जिसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं, मतलब समकालीन, मतलब समकालीन इन द सेंस, मतलब उस दौरान जो चल रहा था, मतलब उस पर्टिकुलर उस स्टेज में जो चलता है, ठीक है, हर चीज का एक समय होता है ना, तो उस समय में क्या चल रहा था, कंटेम्पोरेनियस। ए कंटेम्पोरेनियस एक्सपोजिशन और लैंग्वेज इज द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन लॉ। मतलब जो भी हाल फिलहाल में चल रहा है या फिर उस दौरान जो चल रहा था, वो लॉ को समझने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो एस्टे ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा लेगे, इस तरह का। कॉर्पस डेलिसिटी, बॉडी जीस्ट ऑफ द ऑफेंस, कोई भी गलतियां जो होता है उसका जीस्ट क्या है, उसको बोलते हैं कॉर्पस डेलिसिटी। साइप्रेस, as nearly as may be practicable, cypress. Damnum sine injuria, damage without injury. De facto मतलब in fact. De jure, the by right opposed to de facto in law, ठीक है, by right, अधिकार सहित। Dehors, outside or foreign to, फ्रेंच टर्म है dehors, outside और foreign to। De novo, ये भी बड़ा फेमस है, to make something new, de novo, to alter, चेंज करना, de novo registration बोलते हैं कभी बार। आप लोग देखना, डी नोवो रजिस्ट्रेशन मतलब ऑल्टर कर लो या फिर समथिंग न्यू बना लो। डाइज नॉन, डे ऑन विच वर्क इज नॉट परफॉर्म, जिस दिन काम नहीं होता उसको बोलते हैं डाइज नॉन। डिसिट, एनीथिंग इंटेंडेड टू मिसलीड अनदर, कुछ भी जो किसी और चीज को मिसलीड करता है। डिलक्रेडियर एजेंट, ये तो अकाउंट्स में बड़ा सुने होंगे आप लोग, अगर अकाउंट्स पढ़े हो, अकाउंट्स में अगर आप लोग कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़े हो ना, तो उसमें ये चीज जरूर सुने होंगे। कभी किए हो आप लोग कंसाइनमेंट अकाउंट कॉलेज लेवल में या फिर
एटलीस्ट नहीं है, सीए में तो है, सीए वाले लोग करते हैं, सीएस में इंटरमीडिएट में है सर, एग्जीक्यूटिव में आई थिंक कंसाइनमेंट अकाउंट अगर है तो वहां पर करोगे, मैम कराएंगे आप लोगों को। डेल क्रेडियर कमीशन, ये डेल क्रेडियर एजेंट वो होते हैं जो एक्स्ट्रा कमीशन लेके एजेंसी लेते हैं। इवन अगर बिजनेस में बिजनेसमैन का लॉस भी हो जाए तो वो लॉस भी भरपाई कर लेते हैं। is a mercantile agent who is a consideration of extra remuneration called a del creditor commission undertakes to indemnify मतलब होता है क्षतिपूर्ति समझते हो, मतलब कोई लॉस होगा तो उसको भरपाई करेगा अपने एम्प्लॉयर का अगेंस्ट लॉस अराइजिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ पर्सन विथ whom he contract to carry out their contract। मतलब ये इस तरह का एजेंट होते हैं, अपने ही ओनर या अपने ही एम्प्लॉयर का लॉस को भरपाई करने का भी ताकत रखता है और उसके लिए वो एक्स्ट्रा कमीशन भी लेता है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं डेल क्रेडियर एजेंट। समझ में आया? ऐसे इसका कैलकुलेशन जब सीखोगे ना और मजा आएगा जब कंसाइनमेंट अकाउंट करोगे, ठीक है। ऐसे चार्टर्ड स्टूडेंट को फाउंडेशन में ही करना पड़ता है, सीएमए वाले को तो इंटरमीडिएट में भी है, फाउंडेशन में आई थिंक है, सीएमए में, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में, अकाउंट्स में आई थिंक एग्जीक्यूटिव लेवल में है, मुझे जितना समझ आ रहा है। कंसाइनमेंट अकाउंट्स, डेलीगेट पोस्टियस नॉन पोटेस्ट डेलीगरी, या डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर। मतलब अगर आपको कोई पावर दिया गया है किसी टीम को लीड करने का तो आप किसी और को उसको ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर, ठीक है। डेलीगेट कैन नॉट डेलीगेट। डिक्टम, स्टेटमेंट ऑफ लॉ मेड बाय जज इन द कोर्स ऑफ द डिसीजन बट नॉट नेसेसरी टू द डिसीजन इटसेल्फ। डिस्पोनो, कन्वे लीगली, जो भी बोलना है लीगली बोलो। Adjustum generis, where there is general words following particular and specific words, the general word must be confined to things of same kind as those specified. Estoppel, ये बड़ा फेमस वर्ड है, estoppel बहुत जगह में आता है सर। Stopped from denying, जो आप पहले बोले हो ना किसी पर्टिकुलर मैटर पे उसका डिनाई मत करो। अगर किसी एक पॉइंट में आपने पहले बोला कि हाँ, अब बाद में बोलते हो ना, अगर पहले बोले हो ना बाद में बोलते हो हाँ, ऐसा क्या? स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग मतलब एस्टॉपेल लगा देना, भाई जो पहले बोले उसको मानना पड़ेगा, तो फिर पहले क्यों बोले थे? समझ में आ रहा है सर एस्टॉपेल क्या होता है? स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, पहले बोला था फिर अभी डिनाई क्यों कर रहे हो भाई? समझे कि नहीं? हेलो, यस सर। तो सर एक काम करोगे, तो देखिए डिक्शनरी है, आप लोग बाकी जो पॉइंट्स है एक बार घर पे गो थ्रू करना और जो मैंने अभी पढ़ाया उससे भी गो थ्रू करना, ठीक है। यस और अगर इसमें कुछ पॉइंट में भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, उसको पॉइंट आउट करें और मेरे को पूछें व्हाट्सएप में भी या फिर क्लास में भी, और जिस पॉइंट में आपको ठीक ठाक लग जाए तो आप उसको आगे बढ़ते रहना और याद करते रहना। और लीगल रीजनिंग में जैसे कि मैंने आपको कुछ रीजनिंग अभी पढ़ाया, कुछ रीजनिंग मैंने आपको बोला आप घर पे पढ़िए, कुछ डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। जिन्होंने जैसे प्रियाक्षी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए बिकॉज प्रियाक्षी ने बाकी लॉ कर चुका है, शालिनी को प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि शालिनी अभी सारा का सारा लॉ कंप्लीट नहीं किया, तो जैसे शालिनी धीरे धीरे सारा लॉ कंप्लीट कर लेगा तो मुझे नहीं लगता शालिनी को भी लीगल रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम होगा। ऐसे जब अलग अलग चैप्टर भी करेंगे ना तो उसके अंदर भी हम लोग रीजनिंग करते हैं, ठीक है। केस लॉज करते कि नहीं करते प्रियाक्षी? हर चैप्टर रिलेटेड केस लॉज होता है सर। एग्जैक्टली। तो ऐसे पढ़ा करो सर, मजा ही मजा है और क्या, ठीक है। ऐसे करते हैं पढ़ाई, अगर समझ में आए तो घर में और पढ़ने का मजा आ जाना चाहिए, और जैसे मजा आ जाए ना पढ़ने में आप खुद ही अपना मेहनत इतना बढ़ा दोगे, मेरा काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा और आपका भी रिजल्ट बेहतर बनेगा। ठीक है सर, आज इतना ही है, फिर टाटा, बाय सर। सर शाम को भी क्लास होगा? शाम को क्यों, कुछ पार्टी का है इरादा है क्या? नो सर।